तो मेरे पापा की याद आई और पापा ने जब ये बोला मेरे को, मैं भी ऐसे कुछ हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना रे ऑप्टिक्स का बिल्कुल आखिरी पार्ट, ठीक है, जिसमें काफी बच्चों को मतलब एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। एनर्जी एज इन कि मतलब स्टार्टिंग के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रगड़ के पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, आते आते यहाँ तक लास्ट बन चुके होते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि यार लास्ट को एक थप्पड़ मारो या दो थप्पड़ मारो, बात बराबर है। तो एक्चुअली वो टॉपिक तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का था, क्योंकि तुम लास्ट बन चुके हो। तो मेरे को अचानक पापा की याद आई और पापा ने जब ये बोला था मेरे को, मैं भी ऐसे कुछ कह रहा था, कुछ कर रहा था, तो उस समय पापा ने एक ऐसा डायलॉग मारा था, बेटा लास्ट की ना एक खास बात होती है। मैंने कहा क्या? कहते लास्ट को तुम एक थप्पड़ मारो, दो मारो या 10 मारो, बात बराबर है। तभी मेरे को लगा कि यार टॉपिक तो इंस्ट्रूमेंट का है, क्यों ना क्यों हम लोग 2-3 थप्पड़ और मार दिए जाए, एब्रेशंस करा दिया जाए साथ साथ। तो एब्रेशंस के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये पार्ट है लेकिन बहुत से बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, ठीक है, और बहुत सी जगह पे बहुत मिनिमलिस्टिक फॉर्म में इसको दिया होता है। तो हम लोग बिल्कुल इलैबोरेट करके अच्छे से पढ़ लेंगे। बहुत छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। और अगर आप ध्यान से देखो रिसेंट पास्ट ईयर्स में हो क्या रहा है कि आखिरी वाले पार्ट डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रे ऑप्टिक्स में इंस्ट्रूमेंट, इन सबका वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि उनको पता लग गया बच्चा स्टार्टिंग वालों को रट के बैठा है, अच्छे से प्रैक्टिस करके बैठा है, इसको ज्यादा नहीं कर रहा है। तो आज हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एब्रेशंस की बात करेंगे, क्योंकि बेटा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे लिए डेरिवेशंस भी आती हैं। तो अपन को डेरिवेशन से क्या, अपन को यह थोड़ना है कि ऑब्जेक्टिव में बेटा आपकी रफ शीट भी वापस करो, हमें देखना है कि आप डेरिवेशंस कितना कर रहे हो, नहीं ना। तो अपन लोगों को मेन सारे फॉर्मुलेस ध्यान देने हैं, क्या क्या कंडीशंस ध्यान देनी है, और उसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। तो हमारे पास कौन कौन से, अगर मैं बात करूं बेटा हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आएगा दैट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? सिंपल माइक्रोस्कोप एक बेसिकली एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। घर पे पहले पुराने जमाने में होता था ना, लोग ऐसे देख रहे होते थे मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट इज अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये कॉन्वेक्स, थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं, बहुत पतला हो गया है, प्रोटीन देना पड़ेगा इसको, कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है, दैट इज अवर सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप होता है कि जो छोटी चीज को हम लोग बड़ा करके देख सके, इसलिए हम लोग उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, राइट। तो अब बात यह है कि हम लोगों में जो ये कॉन्वेक्स लेंस है उसके अंदर एक खास बात होती थी बेटा, उसके रे डायग्राम्स याद है जो चिपकाया गया था आपके ऊपर? उस रे डायग्राम्स में अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता था तो एक मैग्नीफाइड इमेज बनती थी। याद आ रहा है? आई होप आ रहा होगा, 10वीं में भी पढ़ा था, ठीक है, और होमवर्क भी दिया था। तो हमारे पास जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो एक मैग्नीफाइड इमेज बनती है। हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग अपना मैग्निफिकेशन पाते हैं। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास कभी यूज किया हो तो ध्यान देना, अगर नॉर्मली, अब यही चीज है कि मैंने क्या कहा था, आसपास अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो फिजिक्स आसान हो जाती है। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को देखोगे ना बेटा ऐसे रख के, तो आपको चीजें उल्टी दिखाई देंगी, उल्टी, राइट, मींस इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मींस रियल इमेज। वो कब होता था? जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ होता था, लेकिन जब आप उसके पास लाते जाओगे एक टाइम पे बिल्कुल ब्लर हो जाएगा, मींस इमेज इंफिनिटी पे चली जाती है, मींस आप फोकस पे आ चुके हो, ऑब्जेक्ट फोकस पे आ चुका है। और अगर उसको और पास करोगे तो वो मैग्नीफाई हो जाएगा। मैग्नीफाई मींस इस वाली कंडीशन। तो बेसिकली हम लोग, ये कंडीशन हमारे पास हमेशा रहेगी, ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा, ठीक है। इमेज का नेचर अगर आप ध्यान से देखो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आ रहा है। तो हमें क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है? सबसे पहली चीज भाई देखो, यहां पर क्योंकि हमारे पास डेरिवेशंस नहीं है तो आप एक फॉर्मूला का चार्ट बना के इसको याद कर लो। ऑल्दो इसके जितने क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला बेस्ड भी हैं अगर हम लोग बात करें, और कहीं ना कहीं अपनी नॉर्मल एनालिसिस पे भी, तो सिर्फ फॉर्मूला याद करके भी क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है d/u, ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है d/u। अब d क्या होता है? हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। एक्चुअली में अगर हम लोग अपनी आंख देखें तो तुम कितना दूर तक देख सकते हो? कितना दूर तक देख सकते हो? इन्फानाइट। सर इन्फानाइट क्या होता है? इतनी दूर छोड़ना दिखता है। अरे तुम सितारों को भी तो देखते हो, स्टार्स को भी तो देखते हो, मून को भी देखते हो, सन को भी देखते हो, और स्टार्स जो उससे भी दूर है, लाइट ईयर्स दूर है, हमें दिखता तो है ना। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, हाँ हम लोग उसको रिजॉल्व करके नहीं देख सकते। वहां से अगर एक लाइट आ रही है तो हमें ये नहीं पता होगा वहां पे 2 तारे हैं, 3 तारे हैं, 1 तारा है। 2 तारे 3 तारे 1 तारा, ऐसा वाला गाना था ना। तो हमारे पास
रिजॉल्विंग पावर मैटर करती है, हम लोग उनको अलग अलग देख पाते हैं नहीं देख पाते, वो मैटर करेगा, लेकिन हम लोग देख जरूर पाएंगे, तो इन्फिनाइट तक होता है। और अगर मैं बहुत दूर की चीज देख रहा हूं तो चिल मार रहा हूँ, है ना। अगर मान लो कोई तुम्हारे पास आ जाए तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे, राइट। तो वही सेम चीज है, अगर आपकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर पे बन रही है तो आपकी आंखों पे स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस देखा जाए तो आपके लिए सही नहीं है, आंख खराब होगी। लेकिन अगर वही इमेज बहुत दूर है तो आप आराम से चिल मार के देख रहे होगे, उसको ताड़ रहे होगे, है ना। तो हमारे पास जैसे मार्केट घूमने जाते हैं, थोड़ा सा मार्केट में माहौल बना पड़ा है, लोग समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। जब तक चीजें दूर है तब तक एंजॉय कर रहे हो आराम से, मॉल में भी आराम से, ओहो बहुत सही बहुत सही। जैसे चीजें पास आ जाती है तो नहीं देख पाते ना, इधर उधर मुंडी घुमानी पड़ती है ना तो वही चीज समझिएगा। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर की अगर हम लोग बात करें तो d/u है हमारे पास। अगर u की बात करें बेटा तो u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रे डायग्राम भी आपको ध्यान रखना है। तो u है हमारे पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। अब u तो चेंज हो सकता है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास को कहीं पे भी सेट कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली u चेंज हो सकता है, लेकिन u की जो रेंज है वो फोकस से अंदर ही होनी चाहिए। ध्यान से छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते चलना। अच्छा, तो अब हमारे पास दो टाइप की एडजस्टमेंट थी। मैं अपनी इमेज कहां से कहां तक बनवा सकता हूं, या तो 25 सेंटीमीटर पे बना लूं अपनी इमेज, ठीक है, मतलब मैंने ऐसे सेट करा और इमेज 25, जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट ये था, पेन ये था, मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, ये इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज 25 पे बन गई, तो मेरे लिए तो ये यहां पे देखूंगा ना मैं उसको, तो लेकिन इसमें स्ट्रेस है, ठीक है। मैं ये इमेज को इंफिनिटी पे भी बना सकता हूं। तो बेसिकली दो टाइप के एडजस्टमेंट है, वन इज कॉल्ड फार पॉइंट एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसको ध्यान देना, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, याद रखना ये चीज, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबसे पहले वो इसी एडजस्टमेंट में होते हैं, विच इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट और फार एडजस्टमेंट, ठीक है। मींस इंफिनिटी पे इमेज विल बी ऑलवेज एट इंफिनिटी। अगर मैं इसकी बात करूं तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं इमेज एट इंफिनिटी, क्योंकि वही हमारे लिए नॉर्मल है। दूर से देखेंगे तो आराम से स्ट्रेसलेस आंखों में हम लोग देख सकते हैं। देखो लिखा भी है इज v इक्वल टू इंफिनिटी। मैंने मेन पॉइंट सारे लिख दिए जिससे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। तो जब इमेज इंफिनिटी पे होगी तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, फोकस पे, इसीलिए u की वैल्यू हमारे पास f आ जाती है। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास इस केस में ये होता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस नॉर्मली अगर आपको देखना है तो d/f होता है। अब अगर मेरे को सर नहीं, मेरे को तो स्ट्रेस डालना है आंखों पे, मेरे को चश्मा घर वाले खरीद के नहीं देते हैं, मुझे चश्मा पहनना है, तो मुझे अपनी आंखें खराब करनी है, तो तुम क्या करोगे, इमेज को 25 सेंटीमीटर पे बनाओगे, तब मैग्निफिकेशन होता है 1 + d/f, ठीक है। रटे हुए हैं फॉर्मूले बच्चों को वैसे भी, ठीक है। डेरिवेशन ऑल्दो मैंने यहां पे लिख दिया है कि हमें इमेज -d पर बनानी है, यहां पर -d पे जब बनाएंगे इमेज तो ये फॉर्मूला लगा के ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा, बात ये भी है, देखो मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, हियर फाइनल इमेज इज क्लोज टू आई। इस वाले केस में हमारे पास जो इमेज है वो क्लोज टू आई है, तो हम लोग लेंस से भी तो कुछ ऐसा थोड़ा ना होता है, लेंस बिल्कुल चिपका के रखते हैं, लेंस से भी तो हमारा कुछ डिस्टेंस x होता ही है, ठीक है। तो हमारे पास उस केस में जो मैग्निफिकेशन होती है 1 + d - x/f होती है। ये 1 + d/f किसके लिए होती है, आपने अगर देखा हो जो घड़ी बना रहे होते हैं, ठीक है, जो घड़ी बना रहे होते हैं वो अपनी आंख पे कुछ ऐसा गोल सा वो लगा लेते हैं, लेंस टाइप का, राइट। उनकी आंख लेंस से चिपकी हुई होती है, उनके लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहे हो तो d - x/f यूज होता है, ओके। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। सेकेंड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मेडिकल वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आप अपने मतलब लैब्स में गए होगे तो वहां पे माइक्रोस्कोप मिलेगा, फिजिक्स में माइक्रोस्कोप नहीं मिलेगा, ठीक है, केमिस्ट्री में भी माइक्रोस्कोप जनरली नहीं मिलेगा, रिसर्च पे जाओगे तब डेफिनेटली मिलेगा, राइट। ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी मिलेगा। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। और वो कौन कौन से लेंसेज होते हैं, ये हमारे पास फिक्स है बेटा, वन इज कॉल्ड, दोनों ही हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है। मींस फोकल लेंथ दोनों की हमारे पास पॉजिटिव रहेगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी और पावर भी पॉजिटिव रहेगी। क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाना चाहिए, ओके। अच्छा, अब क्या होता है, अगर आपने डायग्राम छोड़ो, अगर आपने माइक्रोस्कोप देखा हो तो हमारे पास क्या होता है, माइक्रोस्कोप में आप एक साइड से आंख से देखते हो, दूसरी साइड अपना स्पेसिमेन रखते हो, राइट। स्पेसिमेन आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो लेंस इसके पास होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और जो लेंस आपके आंखों के पास है दैट इज कॉल्ड आई पीस, सिंपल।
ऑब्जेक्ट के पास वाला ऑब्जेक्टिव लेंस, आंख के पास वाला आईपीस, और इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द ट्यूब। कोई पंगा? ठीक है, तो जरा देखो मैंने यहां पे ये वाला डायग्राम बनाया है, दिस इज कॉल्ड FO, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट के पास है वो ऑब्जेक्टिव लेंस, जो हमारी सुंदर नैनो के पास है उसको हम लोग आईपीस या अपना आंख का टुकड़ा कहते हैं, टुकड़ा। ठीक है, तो आईपीस ये है हमारे पास। ओके, अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें बेटा, तो पहले यहां पे जरा ध्यान से देखना रे डायग्राम की अगर मैं बात करूं, इसमें हमारे पास ये आईपीस था, ओ सॉरी ये ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये आईपीस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का एपर्चर की अगर मैं बात करूं, एपर्चर हमारे पास कम होता है एज कंपेयर टू आईपीस। ये आपको अगली पॉइंट याद रखना है। क्यों? क्योंकि लॉजिकली क्या है बेटा, हमारे पास टेलीस्कोप में ऐसा उल्टा होता है, टेलीस्कोप में आगे वाला बड़ा होता है, पीछे वाला छोटा होता है, क्योंकि जब हमारे पास दूर की चीज है तो उससे हम लोग मैक्सिमम रेज को यूज करके अपनी इमेज बनाएंगे, और आपको भी पता है जितनी ज्यादा रेज कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मिलेंगी उतनी ही उसकी ब्राइट इमेज बनेगी, हाँ या ना, राइट? तो एपर्चर यहां पे कम क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम नहीं चाहते, ऑब्जेक्ट इसके इतने पास है, ठीक है, कि हम नहीं चाहते इतनी ज्यादा रेज आए और इतनी ब्राइट इमेज बने कि हम देख ही ना पाए, हमारी आंखों पर स्ट्रेस पड़ जाए। इसीलिए हमारे पास इसका एपर्चर कम रखा जाता है टू लिमिट IRs, इंसिडेंट रेज जो आएंगी उनको थोड़ा सा रोक सके, कम से कम आए, हमारे पास ऑब्जेक्ट पास में, ज्यादा रेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो इन दोनों के बीच का गैप है दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब मैंने क्या कहा था कि हमारे पास दो टाइप के मैग्निफिकेशंस होते हैं। एक तो ये कि इसी ऑब्जेक्ट की जो मैं इमेज बना रहा हूं बहुत दूर बना दूं, ठीक है। अब जरा देखना, ये तो हमें पता है UO, ध्यान से देखना ये चीज, UO मींस माइक्रोस्कोप के पास, अगर आपने स्कूल में अपने अमीर स्कूल में होगे तो माइक्रोस्कोप आपको छूने के लिए दिया गया होगा, नहीं तो दूर से दिखा देते, देखो बेटा ये माइक्रोस्कोप, हाँ माइक्रोस्कोप, हाँ बेटा चलो आगे चलो, बस देखना ही था। ठीक है, अगर आपने माइक्रोस्कोप देखा हो तो एक जगह आप स्पेसिमेन लगाते हो और यहां पर आपका वो ट्यूब होता है, मींस आपको ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का ये डिस्टेंस पता होता है, दिस इज नोन, राइट। इसका FO फोकल लेंथ नोन है, तो क्या इमेज जो जहां पर ये बनाएगा ये V भी पता लग जाएगा, आया ना? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मींस हमारे पास ऑब्जेक्ट का ये वाला लेंथ पता है, फोकस पता है, तो इमेज का V भी बन गया, हमें V कहां पर होगा ये पता है। तो हमारे पास इसकी वजह से मैग्निफिकेशन आता है -VO बाय UO, इसको इस टाइप से लिख लेते हैं, मैग्निफिकेशन VO बाय UO का नेगेटिव। ओके, नेगेटिव इसलिए क्योंकि हम लोग यहां पर देखेंगे कि रियल इमेज बनेगा। अच्छा, अब इसको हम लोग एडजस्ट करें, अगर मान लो इमेज इसकी फोकल लेंथ FE है, अगर इसकी इमेज इसके फोकस पे पड़ गई, मतलब ये वाला लेंथ अगर FE हो गया तो इमेज कहां चली जाएगी, यहां पे जो इसने इमेज बनाई, अगर ये इसके फोकस पे पड़ गई तो इमेज इंफिनिटी पे चली जाएगी, विच विल गिव अस नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और नॉर्मली हम लोग इसी फॉर्म में ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, आंखों पे स्ट्रेस ना आए। उस केस में लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा, VO प्लस FE, हाँ या ना? VO इसका ये वाला लेंथ और FE इसका वाला लेंथ, मॉड में ही यूज करेंगे क्योंकि हमें लेंथ निकालना है, राइट। VO निकालने का तरीका आपको पता ही है, फॉर VO अगर मैं बात करूं बेटा तो हमारे पास 1/FE FO 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO से निकाल लेंगे। ये हमें पता था, ये हमें पता है, ये निकाल के यहां रख देंगे तो लेंथ आ गया। दूसरा कि सर अगर मान लो मेरे को इमेज इंफिनिटी पे ना बना के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर पे बनानी है, इसका तो काम वही है ना, अभी भी VO पे ही बनाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या था हमारा, अच्छा इसमें हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आता है D/FE आता है, ये तो अपना नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल अपना सिंपल माइक्रोस्कोप ही तो था। जब दो याद है मैंने कहा था जब मल्टीपल टाइम्स ऑफ मैग्निफिकेशंस होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन टोटल मैग्निफिकेशन होती है, मींस अगर M टोटल निकालना है तो M1 M2 प्रोडक्ट करते हुए चले जाओ, इसका मैग्निफिकेशन V/U और इसका मैग्निफिकेशन नॉर्मली देखा जाए तो D/FE, तो दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, दूसरा है हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे रखना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट। नियर पॉइंट एक बंदे के लिए जो नियर पॉइंट नॉर्मल आंखों के लिए होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, इसी को हम लोग D लेके चलते हैं,
ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को इस बार इसको डी इमेज मतलब डी पे बनाना है तो इसको हल्का सा फोकस से अंदर रखना पड़ेगा। जरा देखो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने क्या कहा था, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो इमेज मैग्नीफाइड होती है, तो वही चीज हमें यहां पर करनी होती है। इस केस में इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लाइज बिटवीन ठीक है, लाइज बिटवीन एफ ई एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। तब इमेज बनती है। तब हमारे पास मैग्निफिकेशन की बात करें, जो टोटल मैग्निफिकेशन माइनस वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाय एफ ई, दोनों वही सेकंड केस का जो मैग्निफिकेशन था इसका 1 प्लस डी बाय एफ, यहां पे सिर्फ आईपीस के लिए हम लोग लिख लेते हैं तो टोटल मैग्निफिकेशन यहां पर आ जाता है। तो हम लोगों ने यहां पर वही चीज लिख रखी है बेटा। देखो मैग्निफिकेशन माइनस डी बाई यू ई होता है बेसिकली, और यू ई हम लोगों को देखना है, ठीक है। लेंथ ऑफ और यू ई प्लस बी इक्वल टू ये हटाओ अभी के लिए, ठीक है। ये देखो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, इसने जो इमेज बनाई वीओ डिस्टेंस पे, ठीक है, प्लस यूई, इसका ये यूई दोनों को जोड़ोगे तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आ जाएगा। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, जब इमेज इंफिनिटी पे होएगा तो यूई की वैल्यू एफ ई हो जाएगी, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप आ गया। और मैग्निफिकेशन ये माइनस वी ओ बाई यू ओ डी अपॉन एफ ई, ओके। अच्छा, हमारे पास ये v और u के टर्म्स में एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है LD अपॉन FOFE, LD अपॉन FOFE। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमारे पास v और u को, मतलब इसको और इसके टर्म्स में नहीं, लेंथ ऑफ द ट्यूब और इसकी फोकल लेंथ के टर्म्स में एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, जो आप ये भी याद रखोगे, क्वेश्चन में कई बार इसको भी यूज करना है। दोनों फॉर्मूले ध्यान से समझ रहे हो? ये वाला मैग्निफिकेशन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, अंदर कितनी डिस्टेंस पे इमेज बन रही है वो निकालनी पड़ जाएगी। अगर मान लो लेंथ ऑफ द ट्यूब हमें पता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कोई भी माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज हो रहा है, उनके फोकल लेंथ तो पता ही है। लेंथ ऑफ द ट्यूब आप नाप सकते हो, डी की वैल्यू 25 है, हमारे पास सारी चीजें यहां से भी निकाली जा सकती है। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अ माइक्रोस्कोप इज यूजुअली कंसीडर्ड टू ऑपरेट इन दिस मोड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जनरली हमारे पास इंफिनिटी नॉर्मल एडजस्टमेंट में ही यूज किया जाता है, ओके। अगर फाइनल इमेज इज एट डी तो कहां से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, जो पिछला केस था हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप का, वो रखना है। और इस बार ये यूई पे होएगा, ऑब्जेक्ट फोकस पे नहीं होगा, ये यूई पे होएगा। तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप वीओ एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी, इसको याद कर लो, ये अगले में भी यूज हो जाएगा, ठीक है। यूई की वैल्यू निकाल दी है बस हम लोगों ने, और कुछ नहीं। यहां पे हमारे पास जो यूई था उसको हम लोगों ने फोकस और डी के टर्म्स में रख लिया। यहां पे 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू करते, 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू डी, हमें वी माइनस डी माइनस 1 बाई यू, तो यू निकाल के वहां रख दो बस, ओके। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ओके। अगला हमारे पास टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किस लिए यूज होता है? टू सी फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, टू सी फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। हमें दूर की चीजों देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत है। सर हम तो बाइनोकुलर्स भी यूज करते हैं, हाँ करते हैं, ठीक है, वो भी वही काम कर रहा है, लेकिन उसका वर्किंग अलग होता है हमारे पास, ओके। लेकिन हमारे पास सिलेबस में तो टेलीस्कोप है, रेलिवेंट चीज तो टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप पे हम लोग ध्यान देंगे, ओके। अब इसमें हमारे पास दो टाइप के टेलीस्कोप हैं वैसे, ठीक है। गैलीलियन पूछा नहीं जाता है, एक हो गया हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो हमारे पास सिलेबस में है, और दूसरा है गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टाइप भी है, मैं डायग्राम बना दूंगा, देख लेना क्या होता है, ओके। अच्छा, ये हमें ध्यान इस पे देना है। गैलीलियन भी मैं आपको बता देता हूं क्या होगा, ओके। तो मैग्निफिकेशन पावर, जो आपको सबसे पहली चीज जिस पे ध्यान देना है, दैट इज जो जनरल फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन पावर का, दैट इज माइनस एफओ बाई यूई। देखो हाईलाइट करके डिचिक डिचिक दिखा रहा है तुम्हें, डीजे लाइट जल रही है तुम्हारे लिए, इस पे ध्यान देना, माइनस एफओ बाय यूई। एफओ, अब जरा देखो यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, कौन सा लेंस बड़ा है? ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास बड़ा है। हियर ऑब्जेक्टिव लेंस एपर्चर इज मोर, ऑब्जेक्टिव लेंस एपर्चर इज मोर, क्योंकि
क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लाइट चाहिए टू फॉर्म द इमेज। जितनी ज्यादा लाइट आएगा उतना ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, उतना ही अच्छा दिखेगा, हमको चमकीला चमकीला दिखेगा, तो मजा आ जाएगा दूर का चीज देख के, है ना। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर हमारे पास यहां पर ज्यादा दिखाया है, इसलिए इसको छोटा दिखाया है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब जरा ध्यान से देखना, वही नॉर्मल एडजस्टमेंट अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होती थी जब इमेज इंफिनिटी पे होती थी। इसने इमेज इंफिनिटी से आई तो बना दी, अपनी फोकस पे ही बनाएगा। ये चीज हमारे पास हमेशा फिक्स है, क्योंकि जो चीज बहुत दूर है तो उससे लाइट जब आएगी पैरेलल तो वो फोकस पे इमेज बनाएगा, उसकी ये वाला डिस्टेंस तो फिक्स होगी। ये वाला कितना है ये वेरी करा सकते हैं। अगर मैंने इसको खिसकाते खिसकाते इस इमेज को इसके फोकस पे चिपका दिया, इमेज बन जाएगी इंफिनिटी पे। तो जरा देखो, फाइनल इमेज v की वैल्यू इंफिनिटी, ue इक्वल टू fe, मींस आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ हो जाए, तो हमारे पास FO by FE माइनस के साथ मैग्निफिकेशन पावर आती है, ओके। और लेंथ कितना हो जाएगा, ये तो अपना FO पे बनाएगा ही, इसको हम लोगों ने फोकस इसी के फोकस पे डाल दिया, FE हो गया, तो लेंथ हो जाएगा FO प्लस FE, ओके। अगर हमारे पास इमेज इज एट D, अगर हम लोग मान लो कि इसकी इमेज बहुत दूर रही है, अपने पास बनाना चाहते हैं, D पे बनाना चाहते हैं, तो हमें बस यहां पर ये चीज को ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन माइनस FO by FE वहां पर होता था 1 प्लस D by F, यहां पे 1 प्लस FE by D, उल्टा, ठीक है। याद कर लो, डेरिवेशन मिल जाएगी अगर तुम्हें ढूंढनी है तो। लेंथ क्या होगा उसमें, FO तो फिक्स है, देखो FO तो फिक्स है, क्योंकि ये तो भाई इंफिनिटी से आ रही है, इंफिनिटी से तो अपने फोकस पे बनेगा। ये चीज हमारे पास इस बार अलग होगी, क्योंकि इमेज यहां D पे बन रही है, तो यहां के लिए हम लोग यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसका फोकल लेंथ 1/fe, इमेज बनानी है माइनस D पे, माइनस 1/u, तो u उठा के हम लोग यहां पे रख दें ue की जगह पे, तो ये आ जाएगा FO प्लस FE इंटू D अपॉन FE प्लस D, बिल्कुल पिछले जैसा ही है। देखो FE इंटू D अपॉन FE प्लस D, यहां पे VO है, ये चीज यहां पे VO रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग है तो इमेज डिस्टेंस अलग आएगा। लेकिन इस केस में इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो लाइट हमेशा फोकस पे आएगी, तो ये वाली चीज फिक्स हो गई, तो FO प्लस ये, ठीक है। तो हमारे पास ये केस आ जाएगा, ओके। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता कुछ नहीं है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टिंग टेलीस्कोप एज वेल, इन्वर्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं। इन्वर्टिंग क्यों, अगर मैं ध्यान से देखूं, मान लो कि तुम PUBG खेल रहे हो, ठीक है, कुछ बच्चे तो खेलते होंगे, कुछ बच्चे इरिटेट होते होंगे। मान लो कि एक स्नाइपर बहुत दूर से तुम्हारे ऊपर एम कर रहा है, उसने एम कर रखा है तुम्हारी गोली पे, ठीक है, ओ गोली मतलब माथे पे। फिर क्या हुआ, तुमने उसको टेलीस्कोप से देखा, 4x का स्कोप लगाया, और जैसे ही आपने 4x का स्कोप लगाया वो उल्टा दिखा, ठीक है, मींस घर भी उल्टा वो भी उल्टा, तो तुम्हें समझने में इरिटेशन होगी, है ना, क्योंकि हम लोगों की आदत है ना सीधी चीजें देखने के लिए। अगर मान लो आपको घर भी उल्टा दिखाई दे रहा है, गाड़ी ऊपर की साइड खड़ी है, बंदा भी उल्टा है, तो आपको इरिटेशन। इमेज देखो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बनेगी। तो होता क्या है कि इस टाइप के टेलीस्कोप को ना यूज करने पे थोड़ी सी इरिटेशन होती है, क्योंकि आपको जो इमेज मिल रही है वो उल्टी मिल रही है। हम क्या करते हैं, हम क्या करेगा, हम अपना दिमाग लगाएगा, दिमाग लगा के हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक खास बात है कॉन्वेक्स लेंस की, याद करो, अरे याद करो रे, याद करो, रट लो। प्रेशर कुकर जैसे सर की बज जाए न सीटी तब तक मार, रट्टा मार, इसको रट्टा मार लो। हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होता था तो इमेज 2f पे बनती थी, हाँ या ना। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होता था तो इमेज 2f पे बनती थी, बिल्कुल। अच्छा, सेम साइज की बनती थी, बिल्कुल इन्वर्टेड बनती थी। हमने क्या करा, वही जो टेलीस्कोप था उसमें एक इन्वर्टिंग लेंस लगा दिया, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टिंग लेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टिंग लेंस, ओके। बहुत दूर से लाइट आई, फोकस पे बनी, इसने कुछ अपनी इमेज बनाई, इसने बस इसको पलट करके इसको दे दिया और कुछ नहीं किया। वही सेम चीज है, जरा ध्यान से देखो, यही सेम चीज है, बस इसने इतनी दूर से लाइट आई, इसने फोकस करा, इसने इसको मैग्नीफाई कर दिया। अब इसने क्या करा, बहुत दूर से लाइट, इसने अपनी इमेज बनाई, इसने बस इसको पलट के दे दिया, काम वही कर रहा है। बस हमारे पास देखा जाए फाइनल इमेज अभी भी हमारे पास इज एट नियर पॉइंट, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो पीछे जैसा ही है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो पीछे जैसा ही है, क्योंकि इसकी मैग्निफिकेशन तो 1 ही हुई ना यार,
है ना। इसकी मैग्निफिकेशन तो अगर देखा जाए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम होती है। तो जब मैंने कहा था कि टोटल मैग्निफिकेशन M1 M2 M3 प्रोडक्ट होएगा, इसका कोई पंगा ही नहीं है। तो मैग्निफिकेशन में कोई लेना देना ही नहीं है। किस चीज पे इंपैक्ट पड़ेगा? लेंथ पर। क्योंकि भाई हम लोगों ने जरा ध्यान से देखो, 2f यहां से और 2f यहां से, ये लेंथ और चाहिए होगा हमें इन्वर्ट करने के लिए। तो यहां पर जरा देखो 4f इधर भी जुड़ गया और 4f इधर भी जुड़ गया। मतलब आपको अपना पीछे वाला ही चीजें पढ़नी है। और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पे अगर हम लोग बात करें तो बस लेंथ पर इंपैक्ट आएगा, मैग्निफिकेशन सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग जो इन्वर्टिंग लेंस यूज कर रहे हैं उसका मैग्निफिकेशन 1 होता है। इसमें कोई पंगा? अच्छा, एक समरी टाइप बना लेते हैं हमारे पास, ठीक है, जल्दी जल्दी से। अगर हम लोग अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें बेटा, जितने भी हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें आपको मेन पढ़ना है पहले, सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि फॉर्मूले हो गए यार, मैं डेरिवेशन पे तो जा नहीं रहा हूं, नहीं तो मैं बताता कहां कहां से आप निकाल सकते हो। हमें तो भाई एनालाइज करके जल्दी से करना है। और फिर हमारे पास हो गया टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी हमारे पास 2 हो गए हैं, ठीक है। मैं 2 को अलग से नहीं लिखूंगा, हम लोग सीधे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करेंगे जो हमारे पास सिलेबस में है। सिलेबस में वैसे वो भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, लेकिन पंगा क्या है, बस लेंथ को ही तो जोड़ना है, उसमें स्टार मार्क करके लिख लेंगे। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमारे पास 2 टाइप की मैग्निफिकेशन आई। पहले हम लोग जनरल मैग्निफिकेशन लिखते हैं। मैग्निफिकेशन वाज d/u, ठीक है। जनरल मैग्निफिकेशन हमारे पास ये u क्या था, ये जो लेंस था फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट यहां पे कितनी दूरी पर है, दैट इज u। तो 2 टाइप की मैग्निफिकेशन कही थी हम लोगों ने। एक आता नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट जो हम लोग देखते हैं इमेज एट इंफिनिटी बनानी होती है, यहां पर इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है। तो u की वैल्यू f के बराबर हो जाएगी, तो d/f हो जाएगा। और ये हमारे पास नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट हमारे पास d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर नोन है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो रोने पीटने मत लगना, आ रहा है फर्जी वैल्यू नहीं दे रखे, याद कर लो उसको, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 1 + d/f हमारे पास मैग्निफिकेशन होता है। ओके, ये आपको 2 चीजें याद रखनी है। सेकंड, हमारे पास इसमें हम लोग पीला यूज कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा डार्क। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास मैग्निफिकेशन आया था बेटा -VO/UO × d/u आया था, UE। दिस इज अ जनरल मैग्निफिकेशन। अब 2 केस यहां पर भी आए थे, नॉर्मल एडजस्टमेंट और नियर एडजस्टमेंट। नियर एडजस्टमेंट रियल लाइफ में सबसे पहले आप नॉर्मली ही देखोगे, यहां पे भी नॉर्मल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा है कौन सा एडजस्टमेंट यूज करना, आधे बच्चे कहते हैं सर 2 फॉर्मूले दे, मेरे को नहीं समझ आ रहा। अरे नॉर्मल ही करेंगे, ओके। तो हमारे पास u की वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन पावर -VO/UO × d/fe। और एक और फॉर्मूला था LD/FOFE, जैसा होता है ना चाइनीज, ऐसे याद कर रहा था। मैंने अपने टाइम पे तो ऐसे ही करा था, मेरे को याद नहीं हो रहा था। हाँ, तो मैं एक पता नहीं कौन सा वो देख रहा था चाइनीज शो, उसमें था, उसमें वो लड़ाई कर रहा था जैकी चैन, तो उसमें आवाज आ रही थी पीछे से, मैंने फिर उसके बाद याद कर लिया उसका, मतलब वो मार रहा था ना, तो वैसे FOFE, ओके। तो LD/FOFE, ओके। चाइनीज लैंग्वेज बड़ी फनी होती है जैसे हमारे पास होता है ना टोन होती है, एक टोन मींस एक पिच होती है, फ्रीक्वेंसी। हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड हम लोग अपनी आवाज निकालते हैं। जैसे मतलब मेरे को अगर क्वेश्चन पूछना है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई, और भाई कहां पर है, एक कॉन्टिन्यूस इंक्रीज या डिक्रीज। लेकिन चाइनीज में ऐसा नहीं होता। मेरा फ्रेंड कैंटोनीज चाइनीज सीख के आया था, ठीक है, लैंग्वेज, क्योंकि उसका प्लेसमेंट चाइना में हुआ था कंपनी में, तो उसको चाइनीज सीखनी कंपलसरी हो गई थी। तो बड़ी अजीब सी इंग्लिश चाइनीज थी यार, ऐसे बोलते, मतलब मेरे को लगता था मेरा कान खराब हो गया, मैं कान में गया था, क्या 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 भाई, पिच ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई मजाक नहीं बना रहा हूं, ठीक है, बस मेरे को लगा ऐसा, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है, ओके। तो नियर एडजस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो नियर एडजस्टमेंट में हमारे पास यही मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास हो जाता है -VO/UO, ठीक है, 1 + d/fe। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप यहां पे मैटर करता है हमारे पास, माइक्रोस्कोप। तो हमारे पास यहां पे लेंथ अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले VO होएगा, फिर FE रहेगा,
पहले वाले ने वीओ पे बनाई होगी और आईपीस का हमारे पास फोकल लेंथ अगर इंफिनिटी पर है तो यहां पर लेंथ होता है हमारे पास वीओ प्लस एफईडी अपॉन एफई प्लस डी, ये होता है। ओके, टेलीस्कोप की अगर मैं बात करूं बेटा, सफेदी फैला दी जाए हमारे पास, अगर मैं टेलीस्कोप की बात करूं तो हमारे पास याद रखना बेटा, इसमें हमारे पास पहले वाला छोटा है, बाद वाला बड़ा है। टेलीस्कोप में पहला वाला बड़ा है, बाद वाला छोटा है। ये ऑब्जेक्टिव आईपीस, ऑब्जेक्टिव आईपीस। ओके, ये आ गया। अच्छा, टेलीस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है दैट वाज -FO/UE। ओके, तो दो केसेस हो गए यहां पर भी, नॉर्मल एडजस्टमेंट और अच्छा इसमें n और n सेम आ जाएगा तो हम लोग नॉर्मल और पूरा ही लिखते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नॉर्मल में ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए फोकस पे होना चाहिए तो ये हो जाएगा -FO/FE। ओके, अच्छा, और यहां पर लेंथ ऑफ द ट्यूब होएगा FO प्लस FE, क्योंकि पहला वाला लेंस अपना इंफिनिटी से लाके फोकस पे करेगा तो ये फोकस हो गया, इसको इमेज इंफिनिटी पे बनानी है तो इसके लिए भी फोकस, तो FO प्लस FE हो जाता है। ठीक है, यहां पर आता है -FO/FE इंटू 1 प्लस D/F पड़ा था, यहां पे FE/D होता है, FE/D, ये आ गया। और यहां का जो लेंथ होता है बेटा, FO तो फिक्स है, यहां पे होता है FED अपॉन FE प्लस D। ओके, सिर्फ इतना याद करने के बाद अगर हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में कोई पंगा नहीं है, इन्वर्टिंग लेंस यूज किया जाता है, बस वो इमेज को उल्टा कर देता है। 4F यहां पे जुड़ जाएगा, मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूं, फॉर इन्वर्टिंग टेरेस्ट्रियल लेंथ हमारे पास जो भी है प्लस 4F हो जाएगा दोनों केस में। मैग्निफिकेशन तक कोई लेने देना नहीं। तो दिस विल बी अवर ऑल द इंस्ट्रूमेंट विद द मैग्निफिकेशन पावर्स, और वो काम कैसे कर रहे हैं। गैलीलियन टेलीस्कोप में ऑल्दो आएगा नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने फिर भी लिया। गैलीलियन टेलीस्कोप में हमारे पास एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है, हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स ज्यादा हैं, इसीलिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं। ओके, इसके ड्रॉबैक्स ज्यादा है। ओके, अच्छा, तो चला जाए भाई, क्वेश्चन किया जाए। आप एक बार पॉज करके 5 मिनट के अंदर सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन देखेंगे एटलीस्ट ये ना हो सर फॉर्मूला याद नहीं था, नहीं तो मैं कर देता, फॉर्मूला याद होके गलत कर देते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट आप 5 मिनट इसको ब्रेक लो, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को, और सारे फॉर्मूले जो ये चार्ट बनाए सारे फॉर्मूले एक बार याद कर लो। ओके, जैसे ही याद होंगे फिर आ जाओ इन क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहता है, जरा देखा जाए सॉल्यूशन। 4 लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, हमारे पास 4 लेंसेज हैं, ठीक है, प्लस अगर देखो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होती है तो कॉन्वेक्स होता है, और फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होती है तो कॉनकेव, क्योंकि हवा में यूज कर रहे हैं, पानी वानी में अभी दिया नहीं है तो हम लोग लेंगे नहीं, जनरली तो यही होता है। और फोकल लेंथ कौन कौन से है, 15 के भी है और 150 प्लस माइनस दोनों है। ओके, आर अवेलेबल फॉर मेकिंग अ टेलीस्कोप, हमें एक टेलीस्कोप बनाना है। ओके, टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास टेलीस्कोप को यूज करना है। अब आधे बच्चे कंफ्यूज होंगे सर कौन सी एडजस्टमेंट में, हमेशा नॉर्मल एडजस्टमेंट में, हमेशा नॉर्मल एडजस्टमेंट में। तो मैग्निफिकेशन पावर होता था FO/FE, ये होता था। इन्होंने कहा है टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन, सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन यूज करने के लिए आईपीस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए। आईपीस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आईपीस का फोकल लेंथ कम होगा तो मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो आंसर तो 15 हो गया। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, अब रे डायग्राम देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव हमारे पास कॉन्वेक्स के लिए है, और हमारे पास टेलीस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। -15 हमारे पास कॉनकेव होगा, कॉनकेव के लिए यूज नहीं होगा, तो कॉनकेव लेंस हम लोग यूज नहीं करते, तो आंसर विल बी +15, दिस विल बी द आंसर। दो चीजें क्या क्या यूज हुआ, एक तो अपना जनरल एडजस्टमेंट कि कौन सा एडजस्टमेंट यूज होता है तो उसका मैग्निफिकेशन, और फिर नॉर्मल आपका थोड़ा सा एनालिसिस किया प्लस और माइनस में क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। अच्छा, FO और FE हमें दे दिया है, ऑब्जेक्टिव का है 40, आईपीस का है 4 सेंटीमीटर, ओके, रिस्पेक्टिवली। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। अब जरा देखो, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता था, आईपीस छोटा। इन्होंने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो 200 सेंटीमीटर की दूरी पर था ऑब्जेक्टिव से, ऐसे
अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। इनके बीच का हमारे पास क्या डिस्टेंस होना चाहिए? सिंपल। अच्छा, तो आपको अभी तो चपक गया होगा ना भाई कि हमारे पास इसको किस एडजस्टमेंट में यूज कर रहे होंगे। अभी कुछ भी नहीं दे रखा तो नॉर्मली मानेंगे। नॉर्मल मींस कि हमारे पास जो ये आईपीस था ये इंफिनिटी पे इमेज बना रहा है, हाँ या ना? अब जरा देखो कैसे करना है। इसका फोकल लेंथ हमें पता है दैट इज 40। तो मैंने कहा था ये अंदर अपनी VO कुछ इमेज बनाएगा, मतलब VO डिस्टेंस पे कुछ इमेज बनाएगा। पहले तो वो निकाल लो। 1/f फॉर हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहे हैं। अब देखो ना, आधे बच्चे सिर्फ फॉर्मूला याद करके बैठे होंगे तो वो यहां पे नहीं लग पाएगा, थोड़ी सी एनालिसिस चाहिए। और एनालिसिस टफ वाली नहीं, सिंपल लेंसेज वाली। जरा देखो, मैं कहता यार ये अपनी एक इमेज बनाता और अगर ये इमेज इसकी फोकल लेंथ पे पड़ती तो नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गई होती। मींस जरा ये देखो, ये 4 सेंटीमीटर का ये वाला, तो इसने जो इमेज बनाई अपनी ये 4 सेंटीमीटर पे पड़ गई होती इसके लिए, तो इमेज इंफिनिटी पे होती। लेकिन मेरे को ये नहीं पता, ये निकाल लो। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसका फोकल लेंथ आप पॉजिटिव लोगे, ठीक है, कॉन्वेक्स। 1/v माइनस u की वैल्यू नेगेटिव, लाइट ऐसे जा रही है, हाँ या ना? तो नेगेटिव हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +200। तो 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/200। एलसीएम ले लो बेटा, 200 यहां पर आ गया हमारे पास, 5 माइनस 1 4/200, ठीक है, और ये 50, v की वैल्यू 50 आ गई। मतलब क्या हुआ, इसने जो ये वाला लेंथ बनाया था वो 50 सेंटीमीटर पे इमेज बनी। अब इन्होंने कहा है कि हमें 200 सेंटीमीटर वाले को देखना है, तो हमने कहा नॉर्मली देखोगे, नॉर्मली की इमेज इंफिनिटी पे होनी चाहिए। इसने तो बना दी 50 सेंटीमीटर पे। अगर ये वाला लेंथ 4 सेंटीमीटर होता, इस लेंथ से ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होता, तो ये इसके फोकल लेंथ पे पड़ गया होता, फोकस पे, और इमेज बन गई होती इंफिनिटी, विच इज अवर नॉर्मल एडजस्टमेंट, राइट? तो हमारे पास लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना होना चाहिए? 50 प्लस 4 54, ठीक है। तो हमारे पास आंसर, फॉर्मूला लगाना चाहो लगा लो लेंथ ऑफ द ट्यूब का, लेकिन मैं कहता हूं जितना अच्छे से इसको समझ जाओगे, जरूरी नहीं है कि आपके पास जब पेपर में आ रहा है तो वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ही आ रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा रिसेंटली आया हुआ है। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन एन नॉर्मल एडजस्टमेंट, पहले ही दे दिया, ठीक है। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा और आईपीस छोटा होगा। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, आईपीस हो गया, ठीक है। अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल इज ड्रॉन ऑन इनसाइड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। हम लोगों ने क्या करा, यहां पे काला दे रखा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस टाइप से अंदर की साइड एक एल लेंथ की लाइन हम लोगों ने बना दी है लेंस पे। द आईपीस फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द लाइट। इसने क्या करा, इसके पीछे बना दी है, ठीक है। अब इसने इसको देख के एक अपनी इमेज बना ली है, रियल इमेज। उसकी लेंथ दे दी है आई, मींस हाइट ऑफ इमेज। अगर मैं देखूं हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आई दे दिया है, ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं देखूं बेटा तो एल दे दिया, ये इन्होंने दे दिया, ठीक है। द लेंथ ऑफ द मैग्निफिकेशन इज आई, द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। पहली बात देखो, नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो मैग्निफिकेशन पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट होता क्या था, FO/FE, यही तो होता था, है ना। किसी तरीके से मेरे को अगर FO/FE मिल गया, काम बन गया। अब जरा देखो, नॉर्मल एडजस्टमेंट में लाइट जब इंफिनिटी से आती है तो ये तो अपने फोकस पे बनाएगा, तो ये तो FE हो गया, FO हो गया, है ना। और इसके लिए ये फोकस पे ही पढ़ना होता था, FE ये होता था, तभी नॉर्मल एडजस्टमेंट बनता था, राइट। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब दैट विल बी FO+FE, मान सकते हो। हमें ये पता है लेंथ ऑफ द ट्यूब मॉड ऑफ FO प्लस मॉड ऑफ FE होता है। मॉड इसलिए कुछ बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव ना करें, इसलिए सिंपल। तो बेसिकली भूल जाओ इसको यार, हमें निकालना नो डाउट ये है, लेकिन अभी के लिए भूल जाओ। ऑब्जेक्ट आपको पता है, इमेज आपको पता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, 1/, हमारे पास इसके लिए फॉर आईपीस लिख लेता हूं, फॉर आईपीस देखना 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव 1/fe इक्वल टू 1/v। हमें नहीं पता इमेज यहां पे कहां पे बनी होगी, ठीक है। माइनस u की बात करें तो माइनस FO+FE,
देखो इसके लिए आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस FO प्लस FE का नेगेटिव हो जाएगा, क्या आ गया? तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन FO प्लस FE। तो 1 अपॉन V ये आ जाएगा 1 अपॉन FE माइनस 1 अपॉन FO प्लस FE। एलसीएम लोगे बेटा तो हमारे पास 1 बाय V इज इक्वल टू FO प्लस FE माइनस FE अपॉन FE इंटू FO प्लस FE आता। ये FE कट गया, FO प्लस FE अपॉन FO प्लस FE 1 बाय V आता। अब जरा ध्यान से देखो, हम लोगों का मैग्निफिकेशन पावर था FO प्लस FO बाय FE, हमें यही चीज निकालनी थी, है ना? अगर मैं ध्यान से देखूं हमें ये चीज निकालनी थी, लेकिन हमें निकालनी थी L और I के टर्म्स में। मैग्निफिकेशन बाय आई पीस की अगर मैं बात करूं तो वो V बाई U होता, है ना? सिर्फ आई पीस की मैग्निफिकेशन की बात करूं तो V हमारे पास देखा जाए तो FE इंटू FE FO प्लस FE बाय FO ये हो गया। तो हम लोग V की वैल्यू यहां पे रख लेते हैं FE अपॉन FO इंटू FO प्लस FE, ये हो गया। अच्छा, और U की बात करें तो U वॉज FO प्लस FE, नेगेटिव में था लेकिन हम लोग वैल्यू की बात करें यहां पे रख दो, ये आ गया। मींस हमारे पास जो मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस था, इन दिस केस मैं लिख सकता हूं, इन दिस केस मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप हो रहा है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और इसमें मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो होता, हाइट ऑफ इमेज I था बाय L इज इक्वल टू FO बाय FE हम लोग लिख सकते थे, विच इज नथिंग बट द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो I बाय L अपन को ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन I बाय L है या L बाय I देख लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज तो I आ गया, है ना? तो I बाय L होना चाहिए यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा अपन लोगों ने? देखो 1 बाय V हो गया, V उल्टा करेंगे तो FE बाय FO और मैग्निफिकेशन V बाय U, ठीक है? तो V की बात करें तो FE इंटू, हाँ तो U तो यही था, तो FE बाय FO। अच्छा वो FO बाय FE है, ओ हम लोग यहां पे आते हैं, इसीलिए उल्टा आ रहा है। मैग्निफिकेशन बाय आईपीस की अगर सिर्फ आईपीस की बात करूं तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज था I बाय L, दैट विल बी इक्वल टू V बाय U, ठीक है? V हमारे पास आया था FE अपॉन FO प्लस FE और U था FO प्लस FE। मैं यहां लिख देता हूं वी नो U वॉज FO प्लस FE, ये कट गया। और अगर ध्यान से देखा जाए तो I बाय L इज इक्वल टू नथिंग बट 1 अपॉन मैग्निफिकेशन पावर। देखो FO बाय FE होना चाहिए था, राइट? तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप अगर मैं देखूं तो L बाय I हमारे पास ऑप्शन आ गया, L बाय I। अब बात ये है बेटा, ध्यान से देखो एनालिसिस कितनी करवा दी उन्होंने, राइट? आपसे एनालिसिस कितनी करवा दी, ये आपको सारी चीजें ध्यान देनी थी कि आप कैसे किस टाइप के लेंस को पकड़ के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हमेशा फॉर्मूला यूज डायरेक्टली नहीं होएगा, ध्यान रखना इस चीज का। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज, आपने फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इंक्रीज कर दी बस, एंड देन मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पे क्या इंपैक्ट आएगा? तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप पहले तो याद करो रे, और मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप याद करो, ये होता था FO बाय FE। हम लोग हमेशा नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे, ठीक है, हमेशा। अच्छा, ये होता था VO बाय UO इंटू 1 प्लस D बाय FE, और एक और बताया था LD बाय FE। इसको यूज करना ज्यादा फायदेमंद है अभी, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो V और U का रिलेशन नहीं पता, हमें फोकस पे सीधे डिपेंडेंस चाहिए। तो फोकस का डिपेंडेंस ऑब्जेक्टिव का यहां पे नहीं है, लेकिन यहां पर है। अगर मैं FO को इंक्रीज करूंगा तो ये कम हो जाएगा, FO को इंक्रीज करोगे तो ये बढ़ जाएगा। मींस माइक्रोस्कोप का वैल्यू का मैग्निफिकेशन पावर कम, माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज। तो डी ऑप्शन दैट विल बी द आंसर। चमका बेटा? क्यों लिया ये वाला? क्योंकि हमें बेसिकली V और U का फॉर्मूला आपने याद किया है, लेकिन इन्होंने सीधे कह दिया फोकल लेंथ कम कर दे, तो पहले तो इनको हटा के फोकस के टर्म में लेके आओ।
ठीक है, फिर देखो कि हमारे पास क्या पंगा है, लेकिन हम लोगों ने उसमें भी यू के टर्म्स में नहीं या वी के टर्म्स में नहीं, सीधे फोकस। यहां पे देखो एल लेंथ ऑफ द ट्यूब इज कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, एफओ एफई, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला भी हमारे लिए काम का पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9, मींस टोटल मैग्नीफाइंग पावर हमें टेलीस्कोप की दे दी है -9 ले लो, विच इज इक्वल टू -FO/FE। आधे बच्चों के सर कभी माइनस ले रहे हो कभी नहीं ले रहे हो, अरे मॉड ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा ये। 9 इज इक्वल टू FO/FE। नेगेटिव में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। व्हाट इज द व्हेन इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज मींस नॉर्मल एडजस्टमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीसेस मींस लेंथ आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर। लेंथ होता क्या था, FO+FE, नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये दे दिया। अब हमें पूछा है फोकल लेंथ दोनों की बताओ, दो रिलेशन है यार, 9FE इज इक्वल टू FO है ना, 9FE इज इक्वल टू FO, उठा करके यहां डाल दो, तो FO+FE इक्वल टू 20 था, तो FO की जगह पे मैं 9FE प्लस FE इज इक्वल टू 20, FE की बात करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और FE यहां पे डालोगे तो FO 18 सेंटीमीटर। ढूंढो रे ढूंढो, लुका छुपी खत्म करो इसकी, 18 और 2 आंसर ये चमक गया। ओके, अब बात ये है कि इसमें आपको ध्यान रखना था कि ये हमारे पास आधे बच्चे मैग्नीफिकेशन पावर दूसरे की लगाते तो कुछ और गड़बड़ आने लगता, हो सकता ऑप्शन चमक जाए, राइट। लेकिन जब तक आपको मेंशन ना दिया जाए कि इमेज लीस्ट डिस्टेंट पे बन रही है, आप नॉर्मल एडजस्टमेंट लेके चलोगे। ओके, अगला, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ 10-fold एंगुलर मैग्निफिकेशन, बात वही है, मींस मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप आपको दे दिया है 10-fold, मींस 10 गुनी हो गई है, विच इज नथिंग बट FO/FE। या तो इधर इधर दोनों साइड नेगेटिव लो, ठीक है, या फिर पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हैज अ लेंथ 44, लेंथ इसका भी दे दिया 44, विच इज नथिंग बट FO+FE। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, बात तो वही है यार, इसको तुम ट्राई करना, दिस विल बी योर होमवर्क, पिछला क्वेश्चन के जैसे ही है। मैग्निफिकेशन दे दिया FO/FE और हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दे दिया है, पूछा गया है लेंथ देने के बाद, सिंपल है, सॉल्व करके पोस्ट करना भैया टेलीग्राम पे। अच्छा, अब माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे में। अब माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर एंड देन स्लैब। अच्छा, मान लो बेटा हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है, मैंने किसी चीज पे उसको फोकस करके अभी रखा हुआ है, मेरे को मस्त सी इमेज दिखाई दे रही है, मैंने एक तितली मार के यहां रखी और तितली का पेट देख रहा हूं, मस्त, ठीक है, बड़ी स्लिम तितली है। अच्छा, अब क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त आया, और भाई क्या कर रहा, भाई काम कर रहे आसी, ओके कर रहा काम कर रहे आसी, उसने कहा कि भाई ये मानेगा नहीं, उसने क्या करा, ग्लास प्लेट लिया और माइक्रोस्कोप के बीच में डाल दिया, ठीक है, तुम्हारी इमेज डिस्टर्ब होगी, तुम्हें दिखा नहीं, तुमने धैर्य कंटाप मारा उसमें और फिर देखा कि बिगड़ा क्या। ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस, पहले हमारे पास माइक्रोस्कोप था, यहां पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और तुम मस्त अपनी नैन मटक्का कर रहे थे इस ऑब्जेक्ट के साथ, मस्त नैन मटक्का हो रहा है, मस्त दिख रहा है। अब तुम्हारा दोस्त आया, उसको कुछ काम तो है नहीं, प्रैक्टिकल में तो फेल, सब्जेक्ट में भी फेल, इंग्लिश तक में फेल हो जाता है, उसने आके स्लैब रख दिया यहाँ पे, इसका थिकनेस है 3 सेंटीमीटर का एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का। अब तुम्हें बताना है कि अगर ये वो हिला ही नहीं, वो लेके बैठा हो, देख ले, अब देख ले, देख करके दिखा, होते हैं ना कुछ दोस्त कि भाई तंग करके बैठे हुए हैं और फिर सीट पे बैठे हैं, हटा के दिखा दे तू, भाई वो हिला, इसको हटाने नहीं दे रहा, तो अब तुम क्या करोगे, तुम अपना दिमाग कैसे लगाओगे कि तुम दोबारा इसको देख पाओ। भाई माइक्रोस्कोप में ना स्क्रूज होते हैं जिससे आप फोकसिंग चेंज कर सकते हो, फोकस मींस यू चेंज होएगा, यू चेंज होगा तो अंदर वी चेंज होगा, वी चेंज होगा तो इमेज उसके लिए अलग बनेगी, तो आपका फोकस चेंज होता है। आपने दिमाग लगाया कि भाई ओ हम पे है ये चक्री, हम ये चक्री घुमा के ना देख लेंगे, हमने बड़े बड़ों को देखा है, फिर अब क्या होगा, तो आपको ये चक्री घुमा के इसको पास ले जाना है या दूर ले जाना है, पहले ये बात करनी है। अब जरा देखो, मैंने क्या कहा था, स्लैब की औकात क्या है, स्लैब ज्यादा से ज्यादा खिसका सकता है और कुछ नहीं कर सकता है ना, तो शिफ्ट ड्यू टू स्लैब, शिफ्ट ड्यू टू स्लैब, अगर मैं बात करूं बेटा तो t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, रटवाया था ना रे, रट्टा मार, तो t कितना है 3, 1 माइनस 1 बाय 3 बाय 2, ठीक है 1 सेंटीमीटर। अब ये शिफ्ट हुआ किधर, ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में, ये भी बताया था क्वेश्चन में, चमका ही नहीं होगा, याद है,
कुछ ऐसे करके था, या तो यहाँ पे लेंस था या कुछ था। मैंने कहा था जब लाइट जाती है तो ये शिफ्ट करा देता है। वो शिफ्ट हमेशा इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में ही होता है। शिफ्ट इज ऑलवेज, मैं लिख देता हूं यहां पे फिर से, शिफ्ट इज ऑलवेज अलोंग डायरेक्शन ऑफ IR, इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में होता है। तो लाइट जब यहां से जा रही थी तो ये इसी डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर पीछे की साइड शिफ्ट हो गया। करना क्या है, इसको 1 सेंटीमीटर और पीछे किस करें, जितना स्लैब ने काम किया, स्लैब ने तुम्हारे पास ले आया, तुम और थोड़ा सा दूर हो जाओ, बस बात तो वही होगी। जैसे मान लो मेरे और दोस्त के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर था, वो हल्का सा मेरे पास खिसका, कंटाप मारने के लिए मैं हल्का सा पीछे हो गया, बात तो वही हो गई। तो ये 1 सेंटीमीटर स्लैब ने बस इतना ही औकात थी, तो स्लैब इतना ही खिसका पाया। हमने कहा बस पकड़े रहे भाई, तू मेहनत करते रहे, चिकर 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 घुमा के 1 सेंटीमीटर दूर लेके जाओ, अपवर्ड आंसर आ गया। भाई तू पकड़े रहे, मजे ले, दिमाग तो है नहीं, ठीक है, स्लैब लेके बैठा है, स्लैब शिफ्ट करा सकता है, मैं शिफ्ट करा लूंगा चक्री घुमा के, बस हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना। बेटा हमारे पास सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस, तो ये बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। इसका फोकल लेंथ हमें दे दिया है 2.5 और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन दे दिया है 25। मैग्निफिकेशन पावर पूछी है। अब 2 चीज समझना, मेरे को दूर की चीज देखने के लिए आसानी पड़ती है क्योंकि आंखें स्ट्रेस में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ी और क्लियर बनी। समझे मैं क्या बोला, समझे? दूर की चीज देखनी आसान है, मॉल में गए, बाहर माहौल था और तुम दूर की चीज देख रहे हो, लेकिन क्या वो तुम्हें उतनी अच्छी तरीके से दिखेगा? नहीं ना। जब वो पास आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है, मान लो लड़कियां, किसी लड़के, बहुत सुंदर सा लड़का आ गया, वो ताड़ रहे हो तुम उसको, लड़कों का केस नहीं लूंगा क्योंकि स्टीरियोटाइप हो चुका है, लड़के ऐसे ही करते हैं, लड़कियां भी करती है, ठीक है। तो लड़कियां मॉल, और लड़कियां ना ऐसे, मतलब ऐसे मुंडी घुमाएंगी, देख भी लिया, किस लड़के को पता भी नहीं चला, लड़के को नहीं पता चला, ठीक है। तो लड़कियां बस दूर से देख रही है, अरे यार वो तो मॉडल टाइप लग रहा है दूर से, लेकिन दिख नहीं रहा यार, मजा नहीं आ रहा। जैसे ही वो मॉडल चलते चलते तुम्हारे पास आया तो मुंडी, तुम फोकस तो हटा लोगे क्योंकि स्ट्रेस पड़ेगा, उसको ध्यान से देखने में स्ट्रेस पड़ेगा, लेकिन दिखेगा तो क्लियर ना। तो हमारे पास जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है, नो डाउट आंखों पे स्ट्रेस नहीं है, लेकिन क्लियर और मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब क्लियर दिखे, बिल्कुल मस्त मस्त दिखे। तो भैया याद रखना, इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमारे पास, या फिर मैक्सिमम आपको अच्छे तरीके से कब दिखता है, जब वो नियर पॉइंट पर होता है। स्ट्रेसफुल आई के लिए नो डाउट स्ट्रेस है, लेकिन आपको क्लियर और बड़ा जरूर दिखेगा। तो यहां पे मैग्निफिकेशन 1 + d/f का यूज करना है। तो 1 + d की वैल्यू है 25 और ये हो गया 2.5, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10, 11, मैग्निफिकेशन 11, आंसर। समझ आया? ओके, अगला, द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, एक माइक्रोस्कोप है, ओके। तुमने कहा इसके 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, मैंने कहा ओके, ये दे दिया। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, इसका फोकल लेंथ है 0.5 और इसका फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, हमें इसका मैग्नीफाइंग पावर बताना है। अब हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करूं तो -VO/UO 1 + d/FE होता था, है ना। अच्छा, d/1 से ये नियर के लिए हो जाता है, d/FE होता था। अब ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है कि कहां पर पड़ा है, ना इमेज डिस्टेंस दे रखा है, तो मैं कहूंगा यार एक और भी तो फॉर्मूला था हमारे पास, LD/FFE, है ना, LD/FFE। L लेंथ दे रखा है 20, ये हमें पता है 25 होता ही है, नॉर्मल नैन मटक्का करने के लिए हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए बस, और फिर सब काम बन जाएगा। FOFE, FO 0.5, FE 1, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 20 × 25 × 10/5, तो हम लोग इसको काट लेते हैं 4, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 1000, ठीक है। ऑप्शन ढूंढो, आंसर मार्क कर दो। सर क्या पहले वाले से जा सकते हो? यार VO और UO कुछ नहीं दे रखा है यार, तो पंगा क्यों लेना, हम लोग दूसरे वाले फॉर्मूले से चले जाएंगे। इन टेलीस्कोप पावर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, एक ऑब्जेक्टिव पावर दे रखा है, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव 1.25 डायोप्टर, ठीक है, पावर ऑफ FE -20 डायोप्टर। देन फॉर रिलैक्स्ड विजन, आराम से देखना है तो दूर, नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया।
द लेंथ ऑफ द मैग्निफिकेशन, लेंथ एंड मैग्निफिकेशन विल बी, ठीक है सर। आपने बताया था जब पावर होता है तो ये कन्वर्जिंग होगा और ये डाइवर्जिंग होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बताया था बेटा। और आपने जब डायग्राम बनाए थे इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दोनों ही कन्वर्जिंग थे, पावर नेगेटिव कैसे आ गया? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये नहीं, आधे बच्चे करते हैं अच्छा क्वेश्चन वाले ने ना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, यो प्लस होएगा। कहां से बेटा, कहां से पता लगा? सर दोनों कॉन्वेक्स होते हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे, प्लस करके अपने हिसाब से क्वेश्चन लगाएगा। मतलब क्वेश्चन ही बना लिया अपना कंफर्ट जोन से निकालो मत इस बच्चे को, ये इतना कंफर्ट जोन में बैठे हैं कि निकालना नहीं। बेटा मैंने कहा था कि हमारे पास एक गैलीलियन टेलीस्कोप भी होता है, ठीक है। गैलीलियन टेलीस्कोप में एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। मैग्निफिकेशन सेम है हमारे पास FO by FE, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्यूब होती है FO माइनस FE। यहां पे एक डाइवर्जिंग यूज होता है, ओके। तो इतना ही आपको याद रखना, मैग्निफिकेशन सेम होती है। वहां पे लेंथ ऑफ द ट्यूब नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए FO प्लस FE था, यहां पे FO माइनस FE है। तो इन्होंने वही तो पूछा है, लेंथ एंड मैग्निफिकेशन। तो पहले तो भाई पावर पता है तो हम लोग इसको फोकल लेंथ निकालते हैं। FO दैट विल बी इक्वल टू 100 by 1.25 मीटर्स में है। ये हमारे पास अच्छा सेंटीमीटर में तो हो ही जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ये डेसिमल में है तो हम लोग 125, ठीक है। 25 से काट लेते हैं, 5, 40 और 8, 80 आएगा ना। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, देखो मेरी कैलकुलेशन। ये 5 से गया हमारे पास 25 से, तो ये 400 आएगा, ठीक है। और ये 80 आ जाएगा। ये आ गया फोकल लेंथ पहले वाले का पॉजिटिव, ओके। फोकल लेंथ आईपीस का अगर मैं बात करूं बेटा नेगेटिव है तो यहां पर आएगा 100 by 20 माइनस, आगे लगाना चाहो लगा लो, माइनस 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ अगर मैं देखूं बेटा तो 80 माइनस 5, 80 माइनस 5 हमारे पास 75 आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड रखने हैं यहां पर, देखो अब वही गड़बड़ हो जाएगी। 85 ऑप्शन तो नहीं है ना, 8.5 लिखा हुआ है, लेकिन चलो बच जाते। मैग्नीट्यूड माइनस आपको बस ये बता रहा है ये डाइवर्जिंग नेचर का है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया 75, 75 एक ऑप्शन ये है, 75 एक ऑप्शन ये है। अब लेंथ, हाँ मैग्निफिकेशन FO by FE, तो 80 by 5 मैग्निफिकेशन पावर होती, कितना आ जाएगा? 16 आंसर, ठीक है। ये आंसर नहीं है, कोई पंगा। तो याद रखना बेटा गैलीलियन टेलीस्कोप में हमारे पास एक डाइवर्जिंग होता है। क्वेश्चन मत बनाने लगना, जैसे बच्चे कहते हैं ना हम सर ये क्वेश्चन बन नहीं रहा। अबे क्वेश्चन बनाना नहीं है, सोल्यूशन बनाना है अपन को, ठीक है। तो हमारे पास ये देखना है आपको गैलीलियन टेलीस्कोप के लिए, ओके। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ए ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है हमारे पास, ये छोटा होगा ये बड़ा है, ठीक है। इसका एज एन ऑब्जेक्टिव 1 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है और 2.5 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है। एंड ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, इधर से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब? अब जरा देखो, नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस फाइनल इमेज इंफिनिटी पर, मींस जो पहले वाले ने यहां पर जो इसका ऑब्जेक्ट है इसने कुछ इमेज बनाई होगी कुछ डिस्टेंस पे, हमें नहीं पता, हम निकालेंगे। लेकिन ये चीज तो ढाई होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। अगर ये ऑब्जेक्ट इससे 2.5 की दूरी पर होगा मींस इसके फोकस पे पड़ गया, और फोकस पे पड़ गया इमेज इंफिनिटी हो गई। मींस L की वैल्यू की बात करें तो VO प्लस 2.5 है, बस ढाई, ये VO निकाल लिया हो तो काम बन गया। अब देखो फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस पता है, VO निकाल लो ना यार। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे तो 1 इक्वल टू 1/v, ठीक है, माइनस 1/u की बात करें तो 1.2 नेगेटिव, ठीक है। तो 1 माइनस 1 बाय 1.2 इक्वल टू 1/v, तो ये हो जाएगा 0.2 बाय 1.2 1/v। तो v की बात करोगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, है ना। तो 1.2 हाँ 6, और ये अगर 6 आ गया और ढाई जोड़ोगे तो 8.5 सेंटीमीटर, दैट विल बी दी आंसर। तो 8.5
यहां चमक रहा है, आंसर मार्क करो और खुशी खुशी घर पहुंच जाओ। ओके, समझ आया? अगला क्वेश्चन, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैव टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ। पावर दे रखा है, क्यों? ऑफ फोकल लेंथ नहीं होना चाहिए, यहां पे पावर होना चाहिए, क्योंकि यूनिट के हिसाब से देखो तो, ठीक है। तो पावर पहले वाले का ऑब्जेक्ट का 0.5D और आईपीस का 20D, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों ही पॉजिटिव हैं, राइट? बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव मींस कन्वर्जिंग लेंस होंगे। कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग मींस कॉन्वेक्स, हवा में कॉन्वेक्स, ये हो गए। तो भाई हम लोग पहले इसका मैग्निफिकेशन पावर और नॉर्मल एडजस्टमेंट में यही बात है, तो टेलीस्कोप का है ना मैग्निफिकेशन पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितना होता था? FO/FE। तो कर लेते, तो पावर दे रहा, देखो पावर ऑफ ऑब्जेक्ट FO दैट विल बी इक्वल टू 100 बाय पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये कितना है बेटा? 100 बाय 0.5 या फिर 1000 बाय 5 या फिर 200। क्या गया? ओके। FE की बात करें बेटा तो 100 बाय PE हमारे पास आएगा, तो 100 बाय P कितना था? ये 20, तो ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में आ गए, ठीक है। लेंथ नहीं पूछा है, तो हमारे पास FO/FE करोगे तो 200/5 40 आंसर आ जाएगा। ये चीज याद रखना बेटा इस क्वेश्चन में, इन टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, क्योंकि ये भी अब इनमें से ना ये नहीं दे रखा कि कौन किसका है। देखो ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता दिया कि यार पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव 0.5 है, पावर ऑफ आईपीस 20 है। कुछ बच्चे उल्टा ले लेते तो हो सकता है आंसर उल्टा आ जाए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ऑप्शन मिल गया तो बिना सोचे टिक भी कर सकते हैं। हमें जो टेलीस्कोप होता है, जो पहला लेंस होता है, वो बहुत दूर से हमारे पास देख के चीजों को फोकस करता है, तो इसका फोकस ज्यादा होना चाहिए, इसका फोकस कम होता है, राइट। तो हमारे पास देखो जिसकी पावर कम है उसका फोकस ज्यादा है, इसीलिए मैंने उसको वो ले लिया। ओके, तो इस चीज का आपको भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कभी कभार इनकम्प्लीट आ जाए। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। अच्छा, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और मैग्निफिकेशन पावर 10 दे दी है। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में FO+FE की वैल्यू 1.1 मीटर्स दे दी है, ठीक है। अच्छा, द मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। अच्छा देखो हमें क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन जो दे रखी है वो बेसिकली FO/FE, दिस इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये दे रखा है। अब मैग्निफिकेशन पूछा है when image is formed at least distance, तो मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप एट लीस्ट डिस्टेंस क्या होता था? D की वैल्यू पे जब होता था तो हमारे पास होता था, मैंने कहा था हमारे पास क्या होता था? FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। तो अगर मेरे पास FO/FE तो हमें पता है दैट इज 10, 1 प्लस FE/25, किसी ना किसी तरीके से हमें FE चाहिए, काम बन जाएगा। तो ये भी तुम्हारा मैं होमवर्क चिपकाऊंगा, जरा देखो FO+FE हमारे पास 1.1 मीटर्स में दे रखा है, तो इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर्स में चलेंगी हमारे पास, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे 110, और FO/FE 10 दे रखा है। इन दोनों को यूज करो, FE निकाल के यहां पे धर दो और आंसर पालो, ठीक है। कोई पंगा? तो ये आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज इसको चेक करना। अगला, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ द ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस एन इमेज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा होता था? जिसमें ऑब्जेक्टिव छोटा और आईपीस बड़ा होता था। फॉर्म्स एन इमेज, ऑब्जेक्टिव की इमेज I0, इफ ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स एन इमेज, इसका I0 है, एंड आईपीस फॉर्म्स एन इमेज IE। अच्छा, उनका नेचर बताना है, ठीक है। तो भाई हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट आप यहां रखते थे तो इमेज बनता था, तो ये तो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इस पे रहता था तो ये मैग्नीफाइड होता था। कॉन्वेक्स लेंस कब मैग्नीफाई करता है? वर्चुअल केस में। तो IO तो आपका रियल होता है और IE आपका वर्चुअल होता है। आधे बच्चे जिनको नहीं समझ आया ध्यान देना, इसके लिए तो हमारे पास इमेज बनता है तो ये तो रियल बन गया, लेकिन ये इसके फोकस के अंदर होने की वजह से एक मैग्नीफाइड। याद है ना, कॉन्वेक्स लेंस कब मैग्नीफाई करता है? कॉन्वेक्स लेंस तब मैग्नीफाई करता है जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में होता है।
फोकस पे लाओगे तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, लेकिन मैग्नीफाई तभी तो करता है। तो हमारे पास वर्चुअल इमेज आती थी उस केस में। तो पहला IO रियल है, IO रियल एंड IE वर्चुअल। IO इज रियल, दोनों ऑप्शन ए बी से है, किसी को भी चेंज कर लो यार। यहां पर इसको रियल कर लो, इसको वर्चुअल कर लो, दो ऑप्शन सेम हो गए, लेकिन ठीक है चेंज कर लेंगे अपन अपने हिसाब से। अभी क्वेश्चन एग्जाम नहीं है ना, तो IO रियल है एंड IE इज वर्चुअल, आंसर बी मिलेगा। ओके, कोई पंगा, चला जाए आगे। हमारे पास एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 5 फॉर अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंस मींस आप बहुत दूर के लिए देख रहे हो, तो मैग्निफिकेशन FO/FE की वैल्यू 5 देती है। ओके, द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज 36 सेंटीमीटर लेंथ। हमारे पास 36 सेंटीमीटर की दे दी है, विच इज नथिंग बट FO+FE। ठीक है, the final image is formed at infinity means normal adjustment, the focal length FO and FE of the eyepiece, मतलब ऑब्जेक्टिव और मतलब दोनों की चीज है। कितनी बार कर लिया रे क्वेश्चन ये, FO = 5FE उठा करके यहां रख दो, तो FO प्लस 5FE 5FE प्लस FE = 36। तो FE की बात करोगे तो 6 आ जाएगा, और ये अगर 6 आ गया तो हमारे पास FO 6 5 30 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 30 और 6 रिस्पेक्टिवली। क्या ये हो सकता है 45 और 9 दोनों का अगर मैं समेशन करूं तो 45 गैलीलियन टेलीस्कोप, हाँ या ना। FO-FE लेंथ ऑफ द ट्यूब होता था, तो यहां पे 45 - 9 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 36, यहां पे भी मैच कर जाएगा। और मैग्निफिकेशन की बात करूं तो FO/FE 45/9 करोगे तो कितना आ जाएगा 5 9 45, ठीक है 5। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखो गैलीलियन है नहीं, लेकिन तो मैं कहूंगा मैं अगर होता और सिंगल चॉइस में ही है, वैसे तो बोनस बन जाएगा यहां पर, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं बेटा मैं इसको मार्क करता, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल अपन के सिलेबस में है, गैलीलियन नहीं है, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस वाला नहीं है, तो मैं उसको मार्क करता। लेकिन एक्चुअली में दोनों ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंटरमीडिएट इमेज, अभी तो बात कर रहे थे कि ये वाली इंटरमीडिएट इमेज क्या है, इस ऑब्जेक्ट की यहां पे बनी, तो ये तो रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, और मैग्नीफाइड होती है। ओके, तो ढूंढ लो यार रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा मैं रियल एंड इरेक्ट पढ़ रहा था, हमारे पास रियल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। रियल तो हमेशा, ये दोनों ऑप्शन सेम है बेटा, इन्वर्टेड होगा यहां पर। अपने ऑपरेटर जी ओवरलोड होके कुछ भी लिखे जा रहे हैं, हनुमान चालीसा भी लिख सकते हैं वो थोड़ी देर में, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। सर आपको कैसे पता लगा मैग्नीफाइड? अरे इसका काम ही मैग्नीफाई करने का है, छोटी इमेज बना दोगे तो माइक्रोस्कोप क्या है, तुम एक मक्खी को देख रहे थे और छोटी बन गई, और देखो मजा आ गया, छोटी मक्खी और छोटी मक्खी है ना, मैग्नीफाइड है। अच्छा, तो यहां पर आके हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स, तुम्हारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। हम लोग काफी सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, आई होप आपको अब रिलेट करने में आसानी होगी। देखो इसका सबसे बेसिक था, आप अपने एटलीस्ट फॉर्मूला सारे याद करो। ठीक है, अब आता है एब्रेशंस। एब्रेशन में हमारे पास है क्या, होता क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको मेन कंसेप्ट सारे, मैं जो चीज एक बनाऊंगा ना, पोर्टली बनाऊंगा, पोर्टली बना के तुम्हें दे दूंगा, उसको ध्यान रखना है। कुछ चीजें मैं बोलूंगा तो प्लीज अपने नोट्स में लिखते हुए चलना। ओके, क्रोमैटिक एब्रेशंस, तो पहले मैं इसको समझाता हूं होता क्या है। ओके, तो ये ना चीज हमारे पास कॉलेज में भी थी, मींस ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने फिजिक्स सिर्फ 12वीं तक पढ़ी, हमारे कॉलेज में, तो खुद इंजीनियरिंग फिजिक्स का था, तो कॉलेज में भी थी। तो ये चीज ना कॉलेज में आधे बच्चों को ना समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ते थे इस चीज को। ठीक है, अब ये नहीं अच्छा इसने डेप्थ में पढ़ा है तभी पढ़ा रहा, नहीं बेटा हमने बहुत सारी चीजें डेप्थ में पढ़ी है। माय मास्टर्स वाज इन क्वांटम फिजिक्स एंड नैनो फिजिक्स। ओके, तो ये सारी चीजें तो मैंने बहुत टाइम हो गया था पढ़े हुए, लेकिन इस चीज में मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मेरा दोस्तों का ग्रुप जो था कॉलेज में, ठीक है, सारे फर्जी दोस्त थे, मार्क्स आते नहीं थे उनके, लेकिन मेरे आते थे, हमेशा आते थे। तो उसमें एक था ना सुखी था मेरा फ्रेंड, पाजी था, और उसी के साथ एक था कन्वर। ठीक है,
तो वो लोग दोनों ना चीटिंग गजब करते थे। हमारा इसी ऑप्टिक्स का ही पेपर था और बहुत टफ टीचर था, बहुत ज्यादा टफ टीचर था। तो उसने, हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का हॉल होता है जहां पे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं, बड़ा हॉल होता है क्योंकि आपको चार्ट पे बनाना होता है तो सबकी टेबल बड़ी बड़ी है, तो बड़ा सा हॉल है, उसमें 250-300 बच्चे बैठे हैं और बहुत सारे इन्विजिलेटर है, बहुत सारे इन्विजिलेटर। तो हमारे ये पता लग जाता है कि कौन सा इन्विजिलेटर किस दिन आएगा। तो हमारे इस वाले एग्जाम में ना सबसे टफेस्ट इन्विजिलेटर हमारे पास वाली रो का था। तो सुखी और उनका कहा भाई अब ना पास होंगे वीरे। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने कहा हाँ भाई चीटिंग करेंगे, मतलब प्लान पढ़ाई का नहीं बना रहे, रात को बैठ के एग्जाम कर ले, पढ़ा कुछ है नहीं, नोट्स अभी जुगाड़ रहे हैं हम लोग, फोटोज मंगा रहे हैं, ठीक है, लड़कियों से, लड़कियां ही नोट्स बनाती थी वहां पर, तो अभी वो जुगाड़ रहे हैं और वो स्ट्रेटेजी बना रहे चीटिंग की। और कितनी खतरनाक स्ट्रेटेजी बनाई ना चीटिंग की, इतनी खतरनाक स्ट्रेटेजी बताई, क्या ही बताऊं। मैं तुम्हें चीटिंग के लिए प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इस टॉपिक को याद करते मेरे को वो याद आ जाता है। वो ऐसे करते थे कि एक पूरी रो है, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बच्चा जिसको पता है कि वो उसको आता है, उसको इतना ज्यादा पंगा नहीं है, तो जैसे टीचर घूमते घूमते उसके पास जाता था ना, तो अपना लिख रहे हैं बिल्कुल फोकस, सारा ध्यान उसमें लिखने में लगा हुआ है, और बिना मुंह खोले ओ सच्ची क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दे। पूरे हॉल में आवाज गूंज रही है, पूरे हॉल में सारे बच्चे, हम सारे बच्चे ना मुंह नहीं खोलते थे अपना, ठीक है, बस ऐसे देख रहे इधर, ओए है यार क्वेश्चन 4 का आंसर नहीं आता यार क्या है, और पूरा प्रोफेसर सारे इधर कौन है कौन है कौन है, कोई किसी को पता नहीं लगता था कौन चीटिंग कर रहा। बड़ा मजा आता था यार उस दिन, चीटिंग करने में ही मजा आ रहा, पास होना तो भूल गए थे हम ये देखते थे कि कैसे प्रोफेसर को तंग करे। प्रोफेसर जैसे कहीं दूसरी जगह पे जाता था ना, हम आवाज निकालते थे, तो वो ढूंढने लगता था कौन कर रहा है, कोई कुत्ते की आवाज निकाल रहा है, कोई बिल्ली की आवाज निकाल रहा है, काम अपना कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में बस प्रोफेसर को तंग कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें स्कूल में तंग करते थे, मतलब क्लासेस में तंग करते थे, अटेंडेंस नहीं देते थे ना हमें, तो हम भी उनको इन्विजिलेटर जब वो बनते थे हम भी कम नहीं थे, बहुत मजा आता था यार। अच्छा, एब्रेशंस होता क्या बेटा, ये कहानी इसलिए बता दी थोड़ा सा मूड तुम्हारा भी ठीक हो जाए, तुम्हें भी लगे कि सर खुद चीटिंग करते थे। चीटिंग हर कोई करता है, सारे टीचर जितने भी हैं उन्होंने भी अपने टाइम में चीटिंग करी हुई होती है, ऐसा नहीं है, हर टीचर ने एक बार तो भाई दूसरे की कॉपी में झांका ही होता है, तभी तो टीचर बने हैं, पता है ना, हमने ट्रेनिंग ली है। मैंने चीटिंग इसलिए करी क्योंकि मुझे ट्रेनिंग हो, मुझे पता हो बच्चे चीटिंग कैसे करते हैं, तभी तो मैं रोक पाऊंगा। अच्छा, हुआ क्या, हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2 था ना, या भूल गए रे, था राइट। म्यू जो था वो था हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और आपको भी पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। कितनी बार बता दिया यार, कितनी बार बता दिया, है ना। विबग्योर की अगर मैं बात करूं बेटा, विबग्योर में तो वेवलेंथ यहां पे बढ़ता है, लैम्डा ऑफ रेड, लैम्डा ऑफ वॉयलेट, लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वॉयलेट। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। तो एक्चुअली में अगर मान लो हमारे पास दो सिनेरियो बना रहा हूं, ध्यान से देखना, घूर लो इसको, ठीक है, और इसके क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में आते हैं, आसान होते हैं, जल्दी से कर लोगे। अगर मान लो सिर्फ हमारे पास ब्लू लाइट आई, ब्लू लाइट एक लेंस में पड़ती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ब्लू लाइट ऊपर से आए नीचे से आए कहीं से भी आए, इसके लिए म्यू फिक्स है, म्यू फिक्स है तो फोकल लेंथ फिक्स है, ये सारे के सारे मिलके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इमेज, शार्प इमेज बना देंगे, शार्प इमेज। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लो इसी लेंस पर, अरे कैसे रंगीन हो रहा हो यू, हाँ, इसको अगर हम लोग बात करें इस टाइप से, मान लो कि दो है, एक ऊपर से रेड लाइट आई और नीचे से हमारे पास ब्लू लाइट आई, दिखाने के लिए, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ रेड, यही लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, फोकल लेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर, तो फोकल लेंथ रेड यहां पे जाके कहीं कन्वर्ट करेगा, और जो ब्लू था वो कम पे करेगा, मींस दिस विल बी FV एंड दिस विल बी FR, समझ गए। तो एक्चुअली में फोकल लेंथ चेंज होने की वजह से दो दो इमेजेस बन गई। कहने का मतलब इफ वी हैव, या फिर अगले पे जाता हूं, अगर मान लो कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस था, अब व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट में तो आपको पता है बेटा बहुत सारे कलर हो गए, विबग्योर, है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है कि रेड हमारे पास अभी भी बहुत दूर जाके होता है, इसके अंदर बहुत सारे कलर है, बहुत सारे, और वॉयलेट यहां पे, ये ऐसे फैल जाता है। मींस
जो हमारे पास इमेज बनती है, एक तो स्प्रेड आउट हो गई, इमेज स्प्रेड आउट, मैं लिख देता हूं इमेज स्प्रेड आउट, ठीक है। ये पूरा ऐसे हमारे पास एक पैच टाइप में फैल जाएगा और हमारे पास कलरफुल हो जाएगा, रंग बिरंगा हो जाएगा। व्हाइट लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ होने की वजह से हमारे पास फोकल लेंथ सबका अलग अलग आता है, तो इसलिए क्रोमैटिक मींस कलर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिक एब्रेशन। हमारे पास दो टाइप की क्रोमैटिक एब्रेशंस होती हैं, वन इज कॉल्ड लीनियर क्रोमैटिक एब्रेशंस and one is longitudinal chromatic aberration, ठीक है। हमारे पास लेटरल एंड वही लीनियर एंड लॉन्गिट्यूडनल। लीनियर यहां पे इस टाइप से होता है। इस बार नॉर्मली अभी तक हम लोग लॉन्गिट्यूडनल क्या कह रहे थे, हाइट वो थिकनेस के लिए ले रहे थे, लेकिन यहां पे लीनियर होता है। आपको याद रखना है, यही चीज आपको ध्यान रखनी है कैसे होएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन मिलेंगे, अभी ध्यान से देखना, पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन बेटा क्रोमैटिक एब्रेशंस और इनके ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो लीनियर अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो दिस ये है FV एंड दिस इज FR। तो लीनियर क्रोमैटिक एब्रेशन, दिस इज कॉल्ड LCA, लीनियर क्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक है। LCA वो होता है FR माइनस FV, मींस इन दोनों का फोकल लेंथ का जो डिफरेंस है, दिस इज LCA, कितना फैल गया, ठीक है। ये होता कितना है बेटा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एफ ऑफ येलो, क्योंकि येलो बिल्कुल बीच का कलर होता था, याद है 5893 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम्स, तो येलो इज द मीन कलर, ठीक है। येलो डर्टी फेलो, यू आर मीन, येलो इज मीन कलर, मीन कलर, बिकॉज येलो इज अ डर्टी फेलो, येलो डर्टी फेलो, बिकॉज ही इज मीन। ओमेगा क्या होता था, याद है, म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड अपॉन म्यू ऑफ येलो माइनस 1, येलो। डिस्पर्सिव पावर, हर लेंस का, एवरी लेंस हैज देयर ओन डिस्पर्सिव पावर, क्योंकि सभी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, मटेरियल अलग है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास LCA। तो आपको यहां पे ये चीज देखनी थी। Chromatic aberration, the image of white object is colored and blurred because mu is different for different colors, hence defect is called chromatic aberration। देखो white light आई, violet पहले हो गया, red बाद में हो गया, this distance is called LCA, linear chromatic aberrations। और हमारे पास mathematically chromatic aberration is given as FR minus FV which is omega F by, ठीक है। ओमेगा आपको निकालना आता है बेटा, म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड अपॉन म्यू ऑफ येलो माइनस 1, ओके। अच्छा, डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ द मीन कलर। अब सर इसमें अगर फोकल लेंथ सारे फैल गए तो एक्चुअली में हम लोगों का इसका मीन फोकल लेंथ कुछ हो सकता है, अंडर रूट में FR इंटू FV, मींस इसका फोकल लेंथ रेड वाला और FV का प्रोडक्ट का रूट अगर लोगे तो दिस विल बी द मीन फोकल लेंथ, ओके। तो ये होता है हमारे पास क्रोमैटिक एब्रेशंस। बात ये क्या है, इसको मैं अलग से समझाता हूं, फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं बताऊंगा क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं। बात ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो ब्लर ना बने, रंगीन ना बने, तो हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ क्रोमैटिक एब्रेशन, लीनियर क्रोमैटिक एब्रेशंस। तो दो टाइप से रिमूव हो सकती है। पहला होता है कॉम्बिनेशन, याद रखना ये चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज ऑफ अपोजिट नेचर। हम लोग क्या करते हैं बेटा कि एक लेंस कॉनकेव और एक लेंस कॉन्वेक्स, दो ऐसे लेंस ले लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा। अगर μ1 μ2 अलग है तो इसका डिस्पर्सिव पावर ω1 होगा, इसका डिस्पर्सिव पावर ω2 होगा, ओके। दिस इज कॉल्ड क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास। नाम सुना होगा तो अब पता लग रहा होगा कि ये तो सिलेबस में था यार, कहीं ना कहीं तो सुना है, क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास। एक क्राउन ग्लास का बना होता है, एक फ्लिंट ग्लास का होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हुआ, म्यू अलग हुआ तो ओमेगा अलग होगा, और दोनों का फोकल लेंथ F1 और F2 अलग अलग होगा, ठीक है। तो इन दोनों के लिए क्या कंडीशन है, अगर हम लोग इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो होता है ω1 by F1 प्लस ω2 by F2
मस्ट बी 0। दिस इज द कंडीशन, ये आपको याद रखना है। डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट लेंस अपॉन f1, डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकंड लेंस अपॉन f2 मस्ट बी इक्वल टू 0। एक तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास क्रोमेटिक एब्रेशंस हटाता है, डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। सेकंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अगर मान लो हमारे पास दो लेंसेस है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है और कुछ डिस्टेंस d पे रखा है। अगर d की वैल्यू f1 प्लस f2 बाई 2 है, d की वैल्यू इनके मीन डिस्टेंस के बराबर है, तब हमारे पास देयर विल बी नो LCA, देयर विल बी नो LCA। आपको कंडीशन याद रखनी है, इनका प्रूफ होता है जो हायर ग्रेजुएशन में आता है, लेकिन आपको कंडीशन याद होनी है कि क्रोमेटिक एब्रेशंस हमारे पास कैसे हटाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पे एक ही दे रखी है मैंने, टू रिमूव दिस डिफेक्ट फॉर एक्रोमैटिक मींस क्रोमेटिज्म हटाना है, वी यूज टू और मोर लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इन प्लेस एट अ सिंगल प्लेस। दो लेंसेज को हटा, एक लेंस को हटा के कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे। मैथमेटिकली कंडीशन ऑफ एक्रोमैटिज्म इज ओमेगा 1 by f1 प्लस ओमेगा 2 by f2 मस्ट बी इक्वल टू 0 और ओमेगा 1 f2 इक्वल टू ओमेगा 2 f1। ये कंडीशन होती है क्रोमैटिक के लिए। सेकंड है जो हमारे पास एब्रेशन आता है, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन। अब पंगा क्या है कि हमारे पास, जरा ध्यान से देखना, पहले इससे आने से पहले मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। अगर मान लो बेटा हमारे पास एक लेंस है, थिन लेंस है, ठीक है, हम लोगों को पता है बेटा डेविएशन, एक प्रिज्म का जो डेविएशन होता था थिन प्रिज्म का, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये होता था, याद आ रहा है? अच्छा, थिन लेंस है, ठीक है, दो पार्ट लेता हूं, एक ऊपर वाला पार्ट, एक ये बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट, और एक पूरा इसका हाफ वाला पार्ट। होता क्या है, क्योंकि मान लो कि एक ही लाइट आ रही है, इसमें कलर हम लोग अलग नहीं करेंगे, क्रोमैटिक की बात नहीं है, कलर हम लोग अलग नहीं कर रहे, तो हमारे पास मान लो एक ब्लू लाइट आई या कोई सा भी कलर, सिंगल कलर लाइट, सिंगल कलर, ठीक है। अब देखना होता क्या है कि ये छोटे छोटे पार्ट ना प्रिज्म के जैसे बिहेव करते हैं। इस वाले का प्रिज्म का एंगल कुछ ऐसा आएगा, मींस जो लाइट इधर गिर रही होगी, ठीक है, उसका एंगल जरा देखो ये आया, और जो लाइट ऊपर की साइड पे गिर रही होगी उसका एंगल अलग आया। मींस हमारे पास, मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ लेंस, टू टाइप ऑफ रेज आर देयर, टू टाइप ऑफ रेज होती है। एक होता है पैरेक्सियल, नाम सुना है रे, पैरेक्सियल रेज, जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास पास होती हैं, दोज आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। और सेकंड होती हैं मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज जो एक्सिस से दूर होती है, ठीक है। इतना तो सिंपल है। होता क्या है, इनमें पंगा क्या है कि सर ऐसा क्या हो रहा है, जो यहां पे गिर रही है ये हमारे पास पैरेक्सियल है, पैरेक्सियल के साथ क्या हो रहा है जरा देखो, इसका जो एंगल है बहुत पतला आता है, तो ए की वैल्यू इनके लिए बहुत कम होती है, तो डेविएशन कम होता है, ठीक है। डेविएशन कम हुआ मतलब ये यहां से अपनी डायरेक्शन से कम डेविएट होती है। जो ऊपर वाला है इनका देखो अचानक होएगा तो एंगल इसका कंपैरेटिवली ज्यादा है, इनका एंगल ज्यादा होने की वजह से डेविएशन ज्यादा होता है, तो ये अलग डेविएशन होती है। मींस हर पॉइंट की, एवरी पॉइंट हैज डिफरेंट डेविएशन। हर पॉइंट की अलग अलग डेविएशन होने की वजह से लाइट फिर से फैल गई। इस बार रंगीन नहीं फैली, ब्लू वाली कुछ यहां पे चली गई, कुछ अलग चली गई, यहां वाली कहीं और चली जाएगी, मतलब फिर से इमेज ब्लरी हो गई, इमेज इज ब्लरी। तो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस होने की वजह से अलग अलग टेंजेंट से अलग अलग एंगल ऑफ प्रिज्म्स बनते हैं, जिसकी वजह से डेविएशन अलग अलग हो जाता है। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशंस। इनको हटाने का तरीका क्या है, ठीक है, इनको हटाने के हमारे पास रिमूवल ऑफ स्फेरिकल एब्रेशंस, ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट कि हम लोग कैसे उनको हटा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहला होता है स्टॉप्स। स्टॉप्स मतलब रोकना। एक लेंस था, लाइट हमारे पास पैरेक्सियल भी आ रही है, मार्जिनल भी आ रही है, दीज आर पैरेक्सियल एंड दीज आर मार्जिनल। हमें पता है पैरेक्सियल रेज अलग फोकस होती हैं, मार्जिनल रेज अलग होती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इनको रोक दो, यहां पे स्टॉप लगा दो,
ठीक है, लाइट से पेरेक्सियल वाली जाने दो, तो अपनी पेरेक्सियल अपनी एक जगह पे शार्प इमेज बना देगी। और हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग पेरेक्सियल को रोक ले, मार्जिनल को जाने दे, जहां पे भी हमें बनाना है। मान लो कि ये वाला लेंस था, ठीक है, ये पेरेक्सियल्स थी और ये थी हमारे पास मार्जिनल। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, इस बार इनको रोक दिया, तो मार्जिनल रेज अपने हिसाब से एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी। फिर से शार्प इमेज। तो पहला होता है हमारे पास स्टॉप्स यूज करने का तरीका कि मार्जिनल रेस को या तो जाने दो या तो पेरेक्सियल को जाने दो, तो हमारे पास शार्प इमेज तब भी बन जाएगी। लेकिन पंगा क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ इमेज, अब जरा देखो लाइट यहां पे कहीं ना कहीं रुक जा रही है, और क्योंकि कम लाइट फोकस हो पाएंगी तो ब्राइटनेस हमारे पास कम हो जाती है। ब्राइटनेस याद है ना, मैंने कहा था कि अगर लेंस के किसी भी पार्ट को अगर आप कलर कर दे तो वहां से लाइट नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो यहां पे पंगा यह है कि इमेज ब्राइट नहीं बनती। दूसरा होता है हमारे पास क्रॉस्ड लेंस। क्रॉस्ड लेंस, क्रॉस्ड लेंस क्या होते हैं, एक स्पेशल लेंसेज होते हैं, स्पेशल लेंसेज। क्योंकि आपको भी पता है बेटा, अगर कोई भी लेंस होता है, इसके दोनों रेडियस है R1 R2, ठीक है। ये एक ऐसे लेंसेज होते हैं whose R1 by R2 ratio, whose R1 by R2 ratio is fixed। ऑल्दो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये होता है म्यू इंटू 2 म्यू माइनस 1 माइनस 4 अपॉन म्यू इंटू 2 म्यू प्लस 1। समझना, इस मटेरियल का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसमें डालने के बाद R1 by R2 को एक रेशियो आ गया। अगर आपने R1 by R2 उस टाइप से रखा तो ये एक ऐसा लेंस बनता है विच इज कॉल्ड क्रॉस लेंस। अरे ये कैसे पलटा, हाँ, तो एक ऐसा लेंस बनता है, ठीक है, जिसमें अपने आप स्फेरिकल एब्रेशंस खत्म हो जाती है। तो ये तरीका होता है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, क्रॉस लेंस यूज किया जा सकता है। दूसरा है यूज ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी एक खूबसूरती है बेटा, आओ जरा देखें। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप ऐसे रखते हो किसी भी लाइट के लिए, ठीक है, तो देयर विल बी नो स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन इस केस में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस काम कर जाता है। अगर मैं सर ऐसे रख दूं तो हमारे पास फिर से पंगा आ जाता है, ये अपनी अलग जगह, ये अपनी अलग जगह। ओके, तो हमारे पास यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, इन दिस केस स्फेरिकल एब्रेशन इज प्रेजेंट। अगर प्लेन सरफेस लाइट की साइड हो तो, स्फेरिकल सरफेस अगर लाइट की साइड हो, इंसिडेंट पहले सबसे पहले स्फेरिकल पे हो रहा हो तब नहीं होगा, और वैसे हो जाता है। एक तीसरा तरीका ये, और चौथा कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि ओरिएंटेशन यहां कहीं ना कहीं मैटर कर रही थी, तो आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे रखो या ऐसे रखो, याद रखना इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। इफ d इज इक्वल टू f1 माइनस f2 मॉड में, देन देयर विल बी नो स्फेरिकल एब्रेशन। ये आपको पता होना चाहिए कंडीशंस कहां से आ रही है, उसका भी नहीं लोड नहीं, लेकिन इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं, हम लोग उस चीज को देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन से पहले एक बार हम लोग उसकी थ्योरी को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो इन एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू फॉर्म द पॉइंट इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सिस कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। देखो मार्जिनल रेज अलग फोकस हो रही है, पेरिक्सियल रेज अलग फोकस हो रही है, तो इसलिए पंगा आ गया, सेम चीज वहां पर भी है, ठीक है। फोकस एट अ सिंगल पॉइंट, द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ब्लर्ड। Removal, a simple method to reduce spherical aberration is to use a stop before and in front of the lens। लेकिन उससे क्या होता है, इंटेंसिटी पे पंगा आता है, तो हम लोग नहीं यूज करते। Also by using a plano convex lens, लेकिन plano convex lens का curved surface पहले हिट होना चाहिए, ठीक है। Using plano convex lens, using two lenses, plano convex lens separated by distance f minus f prime, or
और यूजिंग क्रॉस लेंस। क्रॉस लेंस वो होते थे जिनका R1/R2 का रेशियो फिक्स होता है। अगर आप उस टाइप का म्यू आपको पता है R1/R2 का रेशियो जो आया उस हिसाब से अगर आप लेंस बनाओगे तो हमारे पास वो क्रॉस लेंस बनेगा, उसमें स्फेरिकल एब्रेशंस नहीं होती। अब आधे बच्चे कहेंगे अरे हमें तो नहीं पढ़ना ये चीज, हमें तो नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, किस्मत फूटी हुई है, आ जाएगा क्वेश्चन, रोते रहना। और इतना आसान है ना, अभी कर रहेंगे क्वेश्चन, देखना कितना आसान है। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्लास ऑफ लेंस। अब क्या करना है, पहले पॉज करो, सारे फॉर्मूले जो रिमूवल के सारे कंडीशंस थी। डी की वैल्यू बेटा हमारे पास कब F1 + F2/2 था, वो क्रोमेटिक एब्रेशंस के लिए था। डी की वैल्यू F1 - F2 क्या था, जब हमारे को स्फेरिकल एब्रेशंस हटाना था, तो याद रखना है, ठीक है। द डिस्पर्सिव पावर, और जब दो लेंसेज कांटेक्ट में थे तो ω1/F1 + ω2/F2 = 0, ये कंडीशन था। तो उसी के ऊपर हमारे पास कई बार क्वेश्चन आए, देखते हैं। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्लासेस ऑफ लेंस यूज्ड इन एक्रोमेटिक पेयर। एक्रोमेटिक पेयर ऐसा होता था, ठीक है। और इसका मान लो ω1 इसका है, ω2 इसका है, तो ω1/ω2 की वैल्यू डिस्पर्सिव पावर का रेशियो 5:3 दे रखा है। इफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव, हमारे पास इस वाले लेंस का दे रखा है 15 सेंटीमीटर, देन नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंस। पहली बात, दूसरा वाला तो कॉन्वेक्स होना चाहिए, ये तो आपको वहां से मैंने बता दिया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स होना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन आ गए। अब हमारे पास ω1/F2 = ω2/F1, कॉम्बिनेशन जब कांटेक्ट में होते थे तो ये कंडीशन होती थी, कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म, ठीक है। तो ω1/ω2 = F1/F2। ω1 कितना है 5/3 = F1, हमारे पास ये हो गया। F2 की बात करें तो 15 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5, F1 की बात करें तो 25, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर विद अ कॉन्वेक्स, दैट विल बी द आंसर। अब आपको कंडीशन, रोते रहो, कंडीशन एक लाइन की याद करने में भी आलस आ रहा है, गया। अगला क्वेश्चन, अब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इज मेड विद द लेंस ऑफ फोकल लेंथ F एंड डिस्पर्सिव, मतलब एक्रोमेटिक पेयर है, कुछ ऐसा होगा। एक का फोकल लेंथ है F एंड डिस्पर्सिव पावर ओमेगा विद अ लेंस हैविंग अ डिस्पर्सिव पावर ऑफ 2 ओमेगा, इसका फोकल लेंथ बताना है। तो बात तो वही हो गई यार, F1/ω2 = F2 ω1, F × 2 ओमेगा इज इक्वल टू F' मान लो इसको, F' × ओमेगा, तो F' इज इक्वल टू 2F, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। नेचर देखो, एक को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, कॉन्वेक्स वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसका -2F, दैट विल बी द आंसर। सिंपल भाई, एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, बस ध्यान रखना है। क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ लेंस कैन बी करेक्ट। क्रोमेटिक एब्रेशन किससे हमारे पास कम होता था, रिड्यूसिंग एपर्चर नहीं, एपर्चर कम करने से मार्जिनल और पेरिक्सियल का पंगा चेंज होएगा, स्फेरिकल पे इंपैक्ट आ सकता है। प्रॉपर पॉलिशिंग ऑफ इट्स सरफेस से तो कोई लेना देना नहीं है। सुटेबली कंबाइनिंग इट विद अनदर लेंस, ये हो सकता है। प्रोवाइडिंग डिफरेंट सुटेबल कर्वेचर्स ऑफ इट्स टू सरफेस, R1 R2 चेंज करने से स्फेरिकल एब्रेशन पे पंगा पड़ता था, सिर्फ ये वाला हमारे पास ऑप्शन है, दैट विल बी द आंसर। अब देखो, अगर आपने थ्योरी को हल्का सा भी ध्यान दे दिया ना, 15-20 मिनट बेटा हाथ में आ जाता है। क्रोमेटिक एब्रेशन इन लेंसेज बिकम्स ड्यू टू, किस लिए होता था क्रोमेटिक एब्रेशन, फोकल लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पंगा की वजह से होता था, और कुछ नहीं है। और म्यू लैम्डा पे डिपेंड करता है, और कुछ नहीं है, राइट। डिसिमिलैरिटी ऑफ द मेन एक्सिस नहीं, डिसिमिलैरिटी ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, ये तो स्फेरिकल के लिए हो गया। वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज विद वेवलेंथ, दिस विल बी द आंसर, खत्म, पढ़ाया था अभी, राइट। अगला, द पावर ऑफ एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट लेंस ऑफ टू लेंसेज, एक्रोमेटिक मींस इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इनका जो टोटल पावर है, टोटल पावर इज 2 डायोप्टर। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स +5 है, द रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। भाई टोटल पावर, जब दो लेंसेज कंबाइन होते थे टोटल पावर तो P1 + P2 होता था, हाँ या ना, ठीक है। तो P1 हमें 5 दे दिया है, ये 2 दे दिया है, P2 की बात करोगे तो -3 आएगा। अब जरा देखो, पावर नेगेटिव किसका होता था, डाइवर्जिंग का, मींस दूसरा वाला कॉनकेव होना चाहिए, ओके। अब हमें बताना है द रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर, ω1/F2 = ω2/F1, ω1/ω2 बताना है, दैट विल बी F1/F2। पावर पता है तो पावर इनवर्सली है, तो ये P2/P1 हो गया। पावर 2 कितना था भाई हमारे पास 3, पावर 1 कितना था हमारे पास 5, है ना, पावर 1 5, तो 3:5, दैट विल बी दी आंसर, खत्म, क्या पंगा है। अगला क्वेश्चन,
द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ लेंस, हमें देखो ओमेगा दे दिया है, फोकल लेंथ दे दिया है 20 और ओमेगा दे दिया है 0.08। अब लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशंस, अच्छा यार ये कहीं पंगा मैंने उल्टा बता दिया क्या, रुको रुको, वो थिकनेस के लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल ही है, कहा गया रे, एलसीए मींस लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास, यहां पे इसको चेंज कर रहा हूं, याद रखना बेटा, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, थिकनेस के लॉन्ग ही है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। हमको थोड़ा सा याद है, चीटिंग करने में दिमाग चला गया ना। लॉन्गिट्यूडनल एलसीए इसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारे लिए नहीं है, लीनियर वाला नहीं है, ओके। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ये आ गया, ओके। एलसीए हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, कहीं और तो नहीं लिखा ना, नोट्स गड़बड़ हो जाए तुम्हारे, ओके ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा रे टिक 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 टिक, अरे भगे जा रहा है तो, अरे धर जा, हाँ ये आया ना। तो बेटा माइक का बैटरी खत्म हो गया था, मैं रिकॉर्ड करे जा रहा हूं और फिर बाद में पता लगा आवाज ही नहीं आ रही है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है बेटा, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। बेटा डिस्पर्सिव पावर, एक लेंस का हमें ओमेगा दे दिया है, ठीक है, और फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ 20 दे दिया है, ऑफ 0.08 सेंटीमीटर, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशंस, मैंने यहां पे बेटा चीजें चेंज करवा दी है कि हमारे पास जो एलसीए था वो लेटरल की जगह लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशंस है, ध्यान रखना ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशंस है। गलती हो गया था वहां पर, चीटिंग की कहानी बताते रहते थे हम, यही भूल गए कि लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल उल्टा हो गया, तो मैंने यहां पे चेंज कर दिया है, ठीक है। अरे कहां गया रे, और पीछे है क्या, और पीछे है क्या, और पीछे है क्या, हाँ हम लोग इसको एलसीए बोलेंगे बेटा, दिस इज इन आवर सिलेबस, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला सेम है, लीनियर की जगह उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। आजा आखिरी में आजा भाई, देखा, एक और, ओके। तो उन्होंने फोकल लेंथ दे दिया है, अब लॉजिकली समझो यार, एक लेंस है जिसका रेड का फोकल लेंथ अलग है, येलो का अलग है, क्रोमेटिक एब्रेशन की बात कर ही रहा है, और एक फोकल लेंथ दे रहा है, तो किसकी दिया होगा, मीन की दिया होगा, तो ये कहीं ना कहीं मीन फोकल लेंथ हो गया येलो के लिए, येलो डर्टी फेलो उसी के लिए, तो वो हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। एलसीए का फॉर्मूला होता था ओमेगा इंटू एफ ऑफ येलो, ओमेगा दे रखा है हमें क्वेश्चन में 0.08 इंटू 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 सेंटीमीटर। यूनिट कैसे आया, सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने क्या कहा था, हमारे पास वॉयलेट कहीं इधर होगा और रेड कहीं, इनके बीच का लेंथ इज एलसीए। एक लाइन का फॉर्मूला था। अगर तुम कहोगे कि यार ये मेरे को नहीं पढ़ना टॉपिक, ये पता नहीं आता है नहीं आता, छोड़ दो, आधा घंटा में तुम पूरा रिवाइज भी कर सकते हो इसको, 15 मिनट पढ़ने के लिए 15 मिनट क्वेश्चंस के लिए, बस खत्म, ये टॉपिक इतना है। लेकिन इसमें भी अगर आलस करना है बिल्कुल बिंदास करो, आगे करते जाओ, ठीक है। A combination of two thin lenses of same material with focal length f1 and f2 arranged on a common axis minimizes chromatic aberration. Chromatic aberration को minimize कर रहे हैं if distance between them. We have learned if d is equal to f1 plus f2 by 2, there will be no या फिर minimum chromatic aberration होती है, minimum chromatic aberrations। अगर लेंसेज में डिफेक्ट नहीं है तो जीरो भी हो जाती है, लेकिन मिनिमम की अगर हम लोग बात करें तो मीन होना चाहिए, तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। थ्योरी में पढ़ ही लिया था, एक लाइन का कंसेप्ट है, वैल्यूज भी दे सकते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज, हमारे पास दो थिन कॉन्वेक्स लेंसेज हैं ऑफ फोकल लेंथ 0.3, ठीक है, इसका फोकल लेंथ हो गया हमारे पास 0.3, इसका है फोकल लेंथ 0.1 मीटर, will have a minimum spherical and chromatic aberrations if distance d, इनके बीच का डिस्टेंस d है। हमें spherical aberration भी सबसे कम रखनी है और chromatic भी। तो chromatic के लिए मिनिमम कब होता था भैया, याद है, f1 प्लस f2 by 2 मीन होता था, बस इतना करने के लिए बोल रहा है, 0.3 प्लस 0.1 by 2 that will be 0.2, इतना गैप होना चाहिए। और स्फेरिकल एब्रेशन के लिए मैंने बताया था f1 माइनस f2 होता था, तो f1 माइनस f2 कितना हो जाएगा, 0.3 माइनस 0.1 दैट विल बी 0.2 आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन था यार, एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का कंसेप्ट। अच्छा लास्ट स्लाइड यही है, तो ये हमारे पास खत्म होता है।
ठीक है। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो हम लोगों ने आज उस टॉपिक को पढ़ा जिसको बच्चे जनरली तक आखिरी तक आते आते खत्म हो जाते हैं, राइट। इंस्ट्रूमेंट्स हमने क्वेश्चन बहुत सारे करे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उसको अप्रोच करना है, कैसे कैसे आप फॉर्मूले याद करके क्वेश्चंस करेंगे, कहां कहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और एब्रेशन एक ऐसा पार्ट है जो मुश्किल से 15 या 20 मिनट आपके लेगा जिंदगी में, लेकिन हो सकता है अगर आपका किस्मत जो फूटी हुई है चमक जाएगी अगर इससे क्वेश्चन आ गया। बहुत आसान रहेगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था बेटा कि मैं रे ऑप्टिक्स में आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे टॉपिक्स लूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने अपने एंड पे एज इन क्रैश कोर्स, क्योंकि जहां पे हमारे पास टाइम बहुत कम है, अगर मैं प्रॉपर पढ़ाता तो उसको बहुत इलैबोरेट करके बताता कहां से चीजें आई, क्या क्या और मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। लेकिन फॉर अ क्रैश कोर्स आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आपको मेन क्रक्स पता लग गए, टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए, पास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे मिक्स थे, ठीक है। तो आपको एक पूरा आइडिया मिल गया इस चैप्टर का, राइट। तो अब हमारे पास इसमें एक रेजोल्यूशन पावर को कुछ बच्चों को सर टेलीस्कोप का रेजोल्यूशन और माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन का क्या हुआ, वो हम लोग डिफ्रैक्शन के बाद पढ़ेंगे, राइट। तो वो भी टॉपिक आएगा। मैंने कहा मैं कुछ चीज छोड़ने नहीं वाला हूं, बस प्लीज एक बार इसको फॉलो करें और इसके बाद अपने क्वेश्चंस लगाएं। डेफिनेटली आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे, मजाक को हटाकर, तो डेफिनेटली मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, राइट। तो हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग फिजिक्स वाला एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय बाय।